बानी ने जब ये देखा कि वे सभी उस पर हमला करने आ रहे हैं, शालिनी के साथ 3 कदम पीछे हट गई। शालिनी बानी की हाथ डर के मारे कसकर पकड़ ली। उसको इतना डरा हुआ देख बानी अपनी आंखों से इशारा करके शांत रहने को कहा, फिर सबकी ओर देखने लगी। उस ग्रुप में से एक लड़का बानी मारने आगे बढ़ा। वो बानी छू भी पाता तभी अचानक बानी अपना दाहिने पैर उठाकर उस लड़के के सीने पर एक लात मार दी, जिसे वो लड़का थोड़ी दूर पर जाकर गिर पड़ा। ये देखकर बाकी सब लड़के गुस्से में आ गए। दूसरा लड़का वो भी बानी को मरने दौड़ा, लेकिन उसका भी बेहाल होता देख बाकी लड़के कुछ पल के लिए चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़े हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। ये देख बानी बोल पड़ी, क्यों, क्या हुआ? अब कोई भी नहीं आ रहे? हिम्मत नहीं हो रही है क्या? ये सुनकर उनमें से एक लड़का ने कहा, हम लोग ये सोचकर चुप थे कि हम लोग नहीं चाहते कि किसी मासूम लड़की पर हाथ उठाए। अच्छा, आप क्यों नहीं मानते कि तुम लोग मुझसे डर गए हो? बानी उन सबकी मजाक उड़ाते हुए बोली। कहा ना कि हम लोग किसी मासूम लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाते। बानी उन सब के आंखों में थोड़ा डर और गुस्सा देख पा रही थी। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं। बानी शालिनी की हाथ पकड़कर दोनों वहां से जाने लगे। ये देख वे सभी लड़के एक दूसरे को देखने लगे। उन लोगों को समझ ही नहीं आई कि वो लड़की क्या कह के गई और क्या करके गई। बस बेवकूफ की तरह वही एक ही जगह पर खड़े होकर उन दोनों को जाते हुए देख पा रहे थे। यहाँ बानी और शालिनी दोनों ही कॉलेज से बाहर आ गए। शालिनी बानी को देखते हुए बोली, अरे यार, आज होली है, मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुझे आज रहने का ठिकाना भी ढूंढना है। बानी शालिनी की बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज होती हुई बोली, क्यों? तुम तो हॉस्टल में रहने वाली थी ना, वो क्या हुआ? शालिनी थोड़ा उदास होते हुई बोली, हाँ मैं भी यही सोचा था कि हॉस्टल में रह लूंगी, लेकिन जब मैंने कमरे के बारे में पूछने गई तो हॉस्टल वार्ड ने कहा एक भी कमरा खाली नहीं है, इसलिए रहने के लिए छोटा सा ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं फिर। बानी शालिनी के हाथ पकड़कर मेन गेट से बाहर चली गई। रेंट पर कमरा लेने के लिए दोनों ही 1-2 घंटे तक ढूंढने में लगा दिया, लेकिन उन्हें कहीं पर भी उनके बजट के हिसाब से नहीं मिल रहा था। जो भी रूम्स रेंटेड में था वो सभी उनके बजट से बाहर था। आखिरकार थक हार कर दोनों एक होटल में जाकर बैठ गए। घूमते हुए वो दोनों इतने थक गए थे कि भूख भी होने लगी थी। दोनों खाने के लिए ऑर्डर दे दिया। खाना आने तक बातों में लग गई। आज का दिन ही खराब है मेरे लिए तो, शालिनी मायूस होते हुए बोली। अरे तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, बानी बोली। दोनों आगे कुछ कह पाती तब तक वेट्रेस खाना लेकर उनके टेबल पर आ गया। दोनों अपना खाना खाने लगी। कुछ देर बाद अपना खाना खत्म करके बिल पे करने काउंटर पर चली गई। बानी अपने बैग से पैसे निकालकर काउंटर पर देकर वहां से निकल गई। अब चलो, बानी ने कहा। शालिनी ने आगे आती हुई बोली, अब हम कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग मॉल, आज मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, बानी बोली। वहां से टैक्सी में बैठकर शॉपिंग मॉल के लिए निकल गई। दूसरी ओर कश्यप विला में आज माहौल कुछ अलग ही था। रूपाली अपनी कमरे में यहाँ से वहां टहल रही थी। उसकी चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो किसी बात से लेकर वो बहुत ज्यादा परेशानी में है। उसी समय पिया कमरे में आए। उसने अपनी माँ को इतना ज्यादा परेशान में देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। अंदर आती हुई पिया बोली, मॉम, क्या बात है, आप इतने परेशान में क्यों हैं? अपनी बेटी की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर उसे एक नजर देखा और फिर एक गहरी सांस लेती हुई कहा, क्या बताओ पिया, मुझे अभी अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था। डॉक्टर पूछ रहे थे कि निम्मी के लिए हॉट बंदोबस्त हुआ है कि नहीं, क्योंकि देर हो गया तो निम्मी की जान का खतरा हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द अरेंज करने के लिए कह रहे थे। रूपाली की बात सुनकर वो भी परेशान होने लगी, मगर मॉम हम इतनी जल्दी हॉट का अरेंज कैसे करेंगे? क्या आप पापा को इसके बारे में बताया कि नहीं? डॉक्टर कह रहे थे कि आपके पापा का कॉल नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे कॉल करके ये सब बताया, रूपाली ने कहा। मॉम ये सब ना इस गंवार लड़की बानी के वजह से हुआ है, मेरा मन कर रहा है कि उसका गला दबाकर मार डालूं, पिया गुस्से में दांत भींचते हुए बोली। उसकी बात सुनकर रूपाली को भी बानी पर गुस्सा आने लगा। हाँ बेटा तू सही कह रही है, ये सब ना उस 2 टके की लड़की के वजह से हुआ है। दोनों माँ बेटी की बातें चल ही रही होती है कि उतने में महेश भी घर आ जाता है। महेश अपनी कमरे में आकर देखता है कि दोनों माँ बेटी को गुस्से में किसी को डांटते हुए देखकर बिना कुछ ज्यादा ना सोचकर सीधे कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। महेश को देखकर रूपाली और पिया दोनों ही जल्दी से आकर उसके पास बैठ गई। क्या हुआ महेश, आप इतने जल्दी ऑफिस से आ गए? रूपाली ने कहा। उसकी बात सुनकर महेश ने जवाब दिया, हाँ, डॉक्टर कह रहे थे कि आपका फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा है, इसलिए मुझे कॉल किए थे।
अच्छा, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहे थे कि जल्द से जल्द हॉट डोनर को ढूंढें, ये काम जल्दी से होना चाहिए। अगर देर कर दिए तो निम्मी की जान। इतना कहकर रूपाली रोने लगी। उसको ऐसे रोता हुआ देख महेश बड़ी गंभीर आवाज में कहा, तुम परेशान मत हो, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। ये कहकर महेश किसी गहरी सोच में डूब गया। दूसरी तरफ बानी और शालिनी दोनों ही शॉपिंग करके मॉल से बाहर आकर टैक्सी का इंतजार करने लगी। दोनों बातों में इतनी मग्न थी कि कब से एक टैक्सी आकर उनके सामने रुकी है। बानी को एहसास हुआ कि टैक्सी आ गई है। दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। आगे आने वाले खतरों से अनजान बानी शालिनी के साथ बातें करने में इतनी बिजी थी कि उनकी टैक्सी के पीछे पीछे एक ट्रक तेजी से आगे बढ़ती हुई आ रही थी। बानी शालिनी के साथ साथ ड्राइवर भी इस बात से अनजान था। आगे आने वाले खतरों से अनजान बानी शालिनी के साथ बातें करने में इतनी बिजी थी कि उनकी टैक्सी के पीछे पीछे एक तेजी से आगे बढ़ती हुई आ रही ट्रक के ऊपर ध्यान ही नहीं था। बानी शालिनी के साथ साथ ड्राइवर भी इस बात से अनजान चुपचाप गाड़ी चलाने में बिजी था। तभी अचानक से बात करते करते बानी चुप हो गई। उसकी सिक्स सेंस विशन के वजह से कुछ गड़बड़ होने की आभास उसके दिमाग में आना शुरू हो गया। पहले एक नज़र खिड़की से बाहर यहाँ वहां चारों तरफ दौड़ाने लगी, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। लेकिन अगले ही पल गंभीर होकर पीछे मुड़कर देखा तो पाया एक बड़ी सी ट्रक उनके गाड़ी को टक्कर मारने के लिए तेजी के साथ आ रही है। ये देखकर बानी की आंखें चौड़ी हो गई। कुछ पल के लिए तो उसका दिमाग ये नज़ारा देखकर काम करना ही बंद हो गया था। तभी शालिनी की नजर बानी पर पड़ी, जो कि अचानक बातें करते हुए चुप हो गई थी। बानी, बानी, क्या हुआ? तू ऐसे अचानक चुप क्यों हो गई? क्या हुआ? शालिनी की बातें सुनकर वो अचानक रिएक्ट करते हुए बोली, अरे कुछ नहीं शालू। वो इतना ही बोल पाई थी कि उसने देखा कि वो ट्रक टैक्सी को ठोकने के लिए और भी ज्यादा करीब आ गई है। बिना देरी किए ही टायर पर निशाना लगाते हुए उसकी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर दोनों आपस में जोड़कर 3 बार गोल गोल घुमाकर हल्के से लेफ्ट से राइट कर दिया, जिसे किसी की आंखों में नजर आए बगैर ट्रक की टायर एकदम से पंचर होकर तेजी से आने के वजह से जोर की आवाज के साथ फट गई और ट्रक की बैलेंस बिगड़ने के वजह से ट्रक जाकर सीधे ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर पड़ी। बानी की अपनी सुपर पावर के वजह से ये कारनाम कर दिया था। शालिनी, जो कि बानी के साथ ये आवाज सुनकर झट से पीछे मुड़कर देखा तो वो भी हैरान और डर दोनों ही उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी। वहीं बानी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रही थी, बस थी तो हल्की सी मंद मंद मुस्कान, वो भी किसी के नजर आए बगैर। ड्राइवर भी ट्रक ब्रिज से नीचे गिरता हुआ देख लिया था। अपनी टैक्सी को धीरे करने ही वाला था कि बानी ने उसको आगे बढ़ने को कह दिया। बानी को अच्छे से पता चल गया था कि ये सब किसने और क्यों किया था, इसलिए वहां रुक कर अपनी समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी। ड्राइवर बानी की बात सुनकर आगे बढ़ गया और वही शालिनी अभी भी वो हैरान थी। बानी उसे रिलैक्स करते हुए बोली, रिलैक्स शालू। उसकी आवाज सुनकर शालिनी भी रिलैक्स तो हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी ट्रक को ब्रिज से नीचे गिरते हुए सीन बार बार घूम रहा था। अरे यार, एक बार तो जाकर देख सकते थे कि ट्रक ड्राइवर जिंदा है या मर गया है, शालिनी चिंता में कहने लगी। शालिनी की ये बात सुनकर बानी बोली, नहीं शालू, ये सब पुलिस का काम है, इन सब के झमेले में पड़ना नहीं चाहिए। बानी की बात सुनकर ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस चुप रह गई। आधे घंटे के बाद बानी शालिनी को लेकर अपनी विला यानी तेजवीर की प्राइवेट विला आ गई थी। शालिनी ने जब इस बड़े से आलीशान विला को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। विला के हर तरफ हरियाली, फूलों फलों से भरा पड़ा ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। उतना ही वहां के टाइट सिक्योरिटी को देखकर हैरान भी थी। शालिनी की ऐसे मुंह फाड़े देखते हुए देख बानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अंदर चले। बानी की आवाज सुनकर शालिनी अपना मुंह बंद कर लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, बानी तो यहाँ रह रही है। वैसे कितना बड़ा विला है और खूबसूरत भी, लेकिन बानी यहाँ तो आपके पूरे परिवार है, तुम मुझे ये क्यों लेकर आए हो? आपके घरवाले क्या कहेंगे मुझे ये देखकर? कुछ नहीं कहेंगे, वैसे यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, घरवाले तो ओल्ड मैंशन में रहते हैं, ये तेजवीर जी की प्राइवेट विला है, बानी ने कहा। फिर भी बानी डिया, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं आप दोनों के बीच कोई कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती, शालिनी ने कहा। देखो शालू, तुम इतना ज्यादा मत सोचो, जब तक तुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा नहीं मिल जाती तब तक यही रहना, मिलने के बाद तुम चली जाना और मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगी कमरा ढूंढने में, बानी शालू को समझाते हुए बोली। बानी की बात सुनकर शालिनी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। उसे सोचता हुआ देख बानी उसे हाथ पकड़कर खींचकर घर के अंदर ले जाते हुए बोली, ज्यादा मत सोचो, अब अंदर चलो।
पर बानी, मिस्टर सिंह क्या कहेंगे यार। शालिनी भी बानी को समझाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर एक पल वो भी सोचने लगी, फिर अगले ही पल शालिनी की कंधे पर हाथ रखकर शांत कराते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, वो कुछ नहीं कहेंगे, और अब तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। शालिनी एक गहरी सांस लेकर उसकी बात मान गई। वही दोनों की बातें सुनकर दो जोड़ी आंखें गुस्से से घूरे जा रही थी। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि घर के सर्वेंट नलिमानी थी। बानी शालिनी को लेकर गेस्ट रूम दिखाने के लिए चली गई। नीलिमानी दोनों को जाता हुआ देखकर मन ही मन बानी को गालियां देने लगी। यहाँ बानी शालिनी को कमरा दिखाते हुए कहा, ये रही तुम्हारा कमरा। शालिनी भी कमरे को देखकर बोली, वाकई में ये कमरा बहुत अच्छा है। तो फिर ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। शालिनी बस हाँ में सिर हिला दिया। बानी भी बाहर आकर तेजवीर को कॉल करके शालिनी के बारे में सब कुछ बता दिया, सिवाय एक्सीडेंट की घटना को छोड़कर। ये सुनकर तेजवीर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, डियर वैफी, तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, तो हेल्प करना चाहिए, इससे मैं गुस्सा क्यों होगा। तेजवीर की बातें सुनकर बानी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, और दोनों के बीच कुछ देर तक बातें चली। बानी तो भूल ही गई थी कि तेजवीर अभी ऑफिस में है, बस बातें किए जा रही थी। दूसरी ओर तेजवीर के ऑफिस में राघव तेजवीर के सामने खड़ होकर बार बार घड़ी में देखे जा रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कोई अर्जेंट काम होगा, लेकिन तेजवीर बड़े ही आराम से बानी के साथ बातें किए जा रहा था। आखिरकार बानी बोली, ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ हबी, आप जल्दी घर आ जाएगा, बाय, कहकर कॉल काट दिया। दूसरी तरफ तेजवीर भी फोन रख दिया। आज बानी से बात करके वो भी बहुत ज्यादा खुश था। बानी शालिनी को लेकर अपनी विला आ गई थी। ये बात तेजवीर को भी बता दिया था, और तेजवीर भी मान गया था, उसे कोई परेशानी नहीं थी। कश्यप विला में महेश सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितना गुस्से में है, और बार बार किसी को फोन किए जा रहा था, लेकिन सामने वाले का फोन उठा ही नहीं रहा था, जिसे गुस्से से तिलमिला रहा था। आखिरकार थक हार कर गुस्से में अपना फोन सोफे पर पटक दिया। आज सच में महेश का ये रूप कोई भी देखता तो वो डर ही जाता। रूपाली उसके पास आती हुई बोली, क्या हुआ महेश, आप इतना परेशान क्यों हो। महेश ने रूपाली के बातों पर कोई भी जवाब नहीं दिया, बस एक नजर उसको देखकर फिर अपनी सोच में चला गया। वही ये देख रूपाली को कुछ समझ नहीं आई कि आज महेश को क्या हुआ है और क्यों परेशान है, लेकिन बिना कुछ पूछे बस चुप रहना ही ठीक समझा और वहां से चली गई। महेश भी ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी उसकी मोबाइल पर किसी का कॉल आने लगी। महेश ने जल्दी से अपना फोन उठाकर देखा तो ये कॉल उसी के नंबर से कॉल आ रही थी। फोन उठाते हुए सामने वाले का बिना बात करने का मौका दिए बगैर महेश गुस्से में कहने लगा, मैं कितने देर से कॉल किए जा रहा हूँ, तुम कहाँ मर गए थे, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। इतना कहकर वो कुछ सेकंड चुप हो गया। सामने से कुछ जवाब ना आता देख महेश गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अब बोलो भी। सामने वाला इंसान ने कहा, अरे मिस्टर कश्यप, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सांस लीजिए, ऐसे बात करने से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। उस अनजान शख्स की बातें सुनकर अब महेश और भी ज्यादा गुस्सा और चीड़ दोनों ही होने लगा। पहले तो महेश अपने आप को तो शांत किया, फिर बोला, खैर ये सब जाने दो, पहले ये बताओ कि मैंने जो काम दिया था वो काम हुआ कि नहीं। उस आदमी ने कहा, हाँ मैंने तो उस काम के लिए किसी आदमी को सौंप दिया था, लेकिन उस आदमी का फोन अभी तक नहीं आया है। मुझे लगता है वो उसी काम में व्यस्त होगा। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जैसे ही उस आदमी का कॉल आता है मैं तुरंत आपको बता दूंगा। सामने वाले इंसान का बात सुनकर कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। एक पल छुपी के बाद गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, बड़े ही सावधानी से इस काम को अंजाम देना होगा, वो भी जल्द से जल्द। हाँ एक और बात, इस काम में मेरा नाम आना नहीं चाहिए। कैसे करोगे, किस तरह करोगे मुझे नहीं पता, इन साजिश के पीछे मेरा नाम बिल्कुल भी आनी नहीं चाहिए। मिस्टर कश्यप जी टेंशन ना लीजिए, आप बेफिक्र रहिए, इस घटना के ऊपर किसी को भी शक नहीं होगा, एक्सीडेंट ही समझेंगे, उस आदमी ने कहा। उसकी बात सुनकर महेश ठीक है कहकर कॉल काट दिया। महेश फोन रखने के बाद सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे की ओर चला गया। दूसरी तरफ बानी शालिनी के साथ हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। तभी बाहर तेजवीर की गाड़ी बाहर आकर रुकी। गाड़ी से उतरकर तेजवीर सीधे अंदर आ गया। उसने देखा कि सभी सर्वेंट अपने अपने काम में व्यस्त थे। वही बड़े से हॉल के बीचों बीच रखा हुआ सोफे पर बैठकर बानी और शालिनी दोनों ही बातें में लगे हुए थे। बानी की नजर जैसे ही तेजवीर पर पड़ी, जल्दी से उसके पास आती हुई बोली, आप आ गए, आइए मुझे आपको मेरी दोस्त से मिलवाना है।
तेजवीर की हाथ पकड़कर शालिनी के पास ले आए और बोली, ये है मेरी दोस्त शालिनी। जैसे ही शालिनी और तेजवीर दोनों ही बानी को यूं एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हुए देखकर दोनों ही हंसने लगे। बानी को समझ ही नहीं आया कि दोनों ऐसे क्यों हंस रहे हैं। आप दोनों ऐसे क्यों हंस रहे हैं? बानी अपनी मुंह पॉट करते हुए बोली। उसकी बात सुनकर शालिनी बोली, अरे बानी डियर, मिस्टर सिंह को मैंने शादी में ही देखा है और एक दूसरे को पहचानते भी है, जानते भी है कि ये आपके हस्बैंड है और मैं आपकी अच्छी दोस्त, क्यों भूल गई हो क्या तुम? इतना कहकर एक आईब्रो उचकाने लगी। जब बानी को ये बात समझ आया कि वो अपनी जीभ दांतों में दबाते हुए एक हाथ से अपनी माथे पर हल्की सी चपत लगा लिया। उसको ऐसा करता हुआ देखकर शालिनी और तेजवीर दोनों भी हंसने लगे। दोनों को हंसता हुआ देखकर बानी भी हंसने लगी। तभी एक सर्वेंट वहां आकर सिर झुकाकर बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ कहा, बॉस, मैडम डिनर तैयार है। ये सुनकर तेजवीर उसे जाने का इशारा किया। वो सर्वेंट भी हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से चला गया। ठीक है, आप दोनों बातें करो, मैं जाकर फ्रेश होकर आता हूँ, डिनर करते हैं, कहकर तेज अपने कमरे की ओर चला गया। बानी शालिनी को लेकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। तेजवीर भी आकर अपनी जगह पर बैठ गया। एक सर्वेंट ने आकर खाना सर्व करने लगा। तीनों खाना खाने लगे। खाना खाने समय तेजवीर का चेहरा बहुत ही सीरियस लग रहा था। बानी भी इस बात को नोटिस कर रही थी, लेकिन शालिनी होने के वजह से कुछ पूछना ठीक नहीं लगा, इसलिए बानी भी बिना कुछ पूछे चुपचाप खाना खाने लगी। 2 घंटे बाद तेजवीर खाना खाके स्टडी रूम में चला गया था। वही बानी गुड नाइट बोलकर अपनी कमरे में चली आई। उसने देखा कि तेजवीर अभी भी स्टडी रूम से नहीं आया है। ये देखकर वो सीधे वॉशरूम में चली गई। तेजवीर जब कमरे में आया तो वो भी बानी वहां पर ना पाकर हर तरफ देखने लगा। बाथरूम से पानी की आवाज आता हुआ देखकर समझ गया कि बानी बाथरूम में है। वो जाकर सोफे पर बैठ गया। तब तक बानी भी फ्रेश होकर आ गई थी। जब दोनों की नजर एक दूसरे से मिली तो कुछ पल के लिए दोनों ही एक दूसरे आंखों में खो गए। तेजवीर ने देखा कि बानी उसे ही देखे जा रही है। वो उठकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और एक शरारती मुस्कान के साथ देखने लगा। बानी को एहसास हुआ कि तेजवीर उसे ही देखे जा रहा है। ये देख वो थोड़ी सकपका गई। अपनी नजरें हटाकर यहाँ वहां देखने लगी। उसको अंदर तक अंदर बहुत ही ज्यादा येमबईस हो रही थी। उसने हकलाते हुई बोली, क्या ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? चेहरे पर कुछ लगा है क्या? उसकी बात सुनकर तेजवीर मुस्कुराने लगा और उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिसे बानी सीधे जाकर तेज के सीने से टकरा गई। बानी तेजवीर दिल की धड़कन साफ सुन पा रही थी। ये देख उसके गाल शर्म के वजह से टमाटर की तरह लाल हो गए। फिर धीरे से तेज से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन तेजवीर उसे खुद से दूर जाने नहीं दे रहा था। ये देखकर बानी उससे दूर होने की बजाय उसके सीने से लगकर चुपचाप खड़ी रही। आज दोनों को बहुत ही ज्यादा सुकून हो रहा था। तभी बानी को कुछ याद आया। वो तेजवीर की ओर देखते हुए पूछा, तेज, खाना खाते समय आप बहुत ज्यादा गंभीर लग रहे थे, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? तभी बानी को कुछ याद आया। वो तेजवीर की ओर देखते हुए पूछा, तेज, खाना खाते समय आप बहुत ज्यादा गंभीर लग रहे थे, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? तेजवीर ने जब ये सुना तो फिर से उसका चेहरा बहुत ज्यादा गंभीर लगने लगा। ये देखकर बानी तेज को ही देखने लगी। तेजवीर बानी को अपने सीने से लगा लिया और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कुछ नहीं वैफी, मुझे बस तुम्हारी फिक्र रहती है। सच तो ये था कि आज जो एक्सीडेंट हुआ था इसके बारे में तेजवीर को पता चल गया था। बस अब इसके पीछे का हाथ किसका है ये पता लगाना था। पता लगाने के लिए तेजवीर ने राघव को पहले ही कह दिया था, लेकिन इस बात से अनजान कि इसके बारे में बानी को पहले से ही पता था। वो तो अभी भी यही समझ रहा था कि बानी को कुछ नहीं पता, लेकिन बेचारा तेजवीर को क्या पता बानी अपनी सीक्रेट पावर का इस्तेमाल करके वो एक्सीडेंट उसी ने ही करवाया था और ये भी जानती थी कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। आज जो घटना हुआ था इसके बारे में दोनों को पता था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के सामने कहना नहीं चाहते थे ताकि उनको परेशान ना हो। बानी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी आप होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। तेजवीर ने जब ये सुना तो उसको अपने गले से लगा लिया। तेजवीर के चेहरे से ये पता चल रहा था कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो तो इतनी आसानी से कोई भी बात जाने नहीं देगा। तेजवीर अपने मन में कहने लगा, नहीं वैफी, तेरे जान को बहुत ज्यादा खतरा है, चाहे वो तुम्हारे तरफ से हो या मेरे तरफ से। जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। तेजवीर ने देखा कि बानी कब से उसे ही देखे जा रही है।
ये देखकर उसके दिमाग में कुछ सूझा, फिर अचानक बानी के होठ पर उसका होठ रख दिया। अचानक से हुआ ये हरकत को देखकर उसका गाल टमाटर की तरह लाल हो गया और वे दोनों एक दूसरे को किस करने में डूब गए थे कि उन दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि कोई था जो उन दोनों पर नज़ारे गड़ाए देख रहा था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि नीलिमानी ही थी। जब से तेजवीर अपने प्राइवेट विला में रहने लगा था, तब से नीलिमानी तेजवीर पर क्रश हो गया था। पागलों की तरह चाहने लगी थी। वो ये भूल गई थी कि वो एक मामूली सर्वेंट है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जिस वजह से वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा घमंड में रहा करती थी। नीलिमानी पहले तेजवीर को चोरी चुपके से देखना और ज्यादातर तेजवीर के आसपास ही रहा करती थी। चाहे वो खाना परोसना हो या तेजवीर का कमरा क्लीनिंग करने का हो, वही करा करती थी। लेकिन अब जब से बानी इस घर में आई है, अब उसको पहले की तरह कोई काम नहीं हो पा रहा था। तेजवीर के आसपास रहना भी नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से नीलिमनी हर समय पर गुस्से में रहने लगी थी। आज तो नीलिमनी हद कर दी थी। तेजवीर और बानी के प्राइवेट मोमेंट में दखल देना शुरू कर दी थी। नीलिमनी तेज और बानी दोनों को किस करते हुए देखे जा रही थी। गुस्से में उसकी आंखें खून जितना लाल हो गया था। कुछ देर तक ऐसे ही घूरने के बाद नीलिमनी वहां से चली गई। अगले सुबह खिड़की से आ रही धूप की किरणें बानी की चेहरे पर पड़ने से नींद से उसकी आंखें खुल गई। अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गई। उसने बगल में सो रहे तेज को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने देखा कि तेज दिखने में कितना हैंडसम और चार्मिंग है। सच में किसी ग्रीक गॉड की तरह कोई भी इंसान इसकी चार्म पर फिदा हो जाए। इन सब वो मन में ही सोची रही थी कि तभी अचानक से उसकी दिमाग में एक ख्याल आया। वो धीरे से झुककर तेज के होठों पर किस करने झुकने लगी। उसने तेज के सॉफ्ट होठों पर अपना होठ रखकर चुम लिया। उसने देखा कि तेजवीर अभी भी कोई हरकत नहीं किया है, तो दोबारा किस करने की कोशिश करने लगी। लेकिन इस बार वो किस कर पाती, तभी अचानक से तेजवीर उसको गर्दन से पकड़कर अपनी होठ को उसकी होठ पर रखकर चूमने लगा। पहले तो बानी को कुछ समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। कुछ पल के बाद वो होश में आकर वो भी तेजवीर के साथ देने लगी। दोनों की किस इतने पैशनेट होता जा रहा था कि दोनों को होश ही नहीं रहा कि कितने देर से दोनों एक दूसरे को किस करे जा रहे थे। कुछ देर ऐसे चूमने के बाद आखिरकार दूर हुए। बानी तेज के सीने पर ही लेट गई। उसका गाल शर्म के वजह से लाल हुए जा रहे थे। वहीं नीचे हॉल में शालिनी तैयार होकर कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि सभी सर्वेंट्स अपने अपने काम में बिजी है और बानी अभी तक नीचे नहीं आई है। ये देखकर वो टहलने बाहर गार्डन की तरफ जाने के लिए मुड़ी, लेकिन वो आगे जा पाती तभी अचानक से वो किसी से टकरा गई। जब उसने अपनी आंख उठाकर देखा तो सामने खड़ा उस इंसान को देखकर वो हैरान और कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ये इंसान क्या कर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज फूल लेकर नहीं आए हो क्या? शालिनी ने सामने खड़ा इंसान से पूछा। सामने खड़ा वो इंसान और कोई नहीं, राघव ही था। शालिनी को ऐसे बातें करते देख राघव उसे अजीब तरीके से घूरे जा रहा था, लेकिन राघव उसे नजरअंदाज करके सीधे सोफे की ओर जाने लगा। ये देख शालिनी उसके पीछे पीछे जाते हुए कहने लगी, अरे बोलिए ना, आज फूल क्यों नहीं लाते? शादी के दिन आपने जो जैस्मिन का फूल लेकर आए थे ना, वह क्या खुशबू थी उसकी, और फ्रेस भी आप कहाँ से लाते हो? ये कहकर वो यहाँ वहाँ देखने लगी, फिर आगे बोली, आज अपने फूल लेकर नहीं आए, पर क्यों? उसको ऐसे अकेली बड़बड़ाते देख राघव बहुत ज्यादा चिढ़ गया और मन में बुदबुदाने लगा, ओ गॉड, आज मैंने किसका चेहरा देखकर आया जो आज सुबह सुबह ही इसका पाला पड़ गया। अपना सिर पकड़कर चुपचाप सोफे पर बैठा रहा। वही शालिनी अभी भी बड़बड़ाए जा रही थी, अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। चुप, एकदम से चुप, राघव थोड़ा चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में चीड़ और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। शालिनी तो एक पल के लिए राघव का ऐसे बिहेवियर से थोड़ा डर गई, लेकिन अगले ही फिर से बड़बड़ाने लगी, अरे वाह, फूल बेचने वालों से फूल के बारे में बात नहीं करोगी तो किसके बारे में बात करूं? हाँ, क्या जमाना आ गया है भाई, फूल बेचने वाला भी ऐसे चिल्लाने लगे हैं जैसे कोई बड़े कंपनी के एम्प्लॉय चिल्लाते हैं, हद है यार। ये सुनकर राघव उसे अजीब चेहरा बनाकर उसे घूरने लगा। इन दोनों की ऐसे वॉरियर देख सीढ़ियों के ऊपर खड़े तेजवीर और बानी ये देखकर मुस्कुरा रहे थे। राघव और शालिनी के बीच बहस चल रही थी। अब राघव तंग आ गया था। वो शालिनी को कुछ कहने ही वाला होता है, तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, क्या चल रहा है यहाँ? जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे तेजवीर और बानी पर पड़ी। तेजवीर कुछ नहीं कहा, वो सीधे स्टडी रूम में चला गया। उसके पीछे पीछे राघव भी जाने लगा, लेकिन वहां से जाते जाते शालिनी को घूर कर चला गया। ये देख शालिनी कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से उसे जाता हुआ देख रही थी।
उसे अभी तक समझ नहीं आया कि राघव कौन है। बानी उसके पास आकर धीरे से बोली, ये तो किसे फूल वाला कह रही थी। बानी की बात सुनकर शालिनी एक नजर बानी की तरफ देखी, फिर स्टडी रूम की ओर देखने लगी। एक गहरी सांस लेकर बानी से बोली, आज का जमाना कितना खराब हो गया है ना। तुम ही बताओ बानी, अगर फूल बेचने वाले को फूल वाला नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ऊपर से ऐसे बिहेवियर है जैसे वो किसी बड़े से कंपनी में बड़ी पोजीशन पर काम करता हो। उसकी ऐसे बेवकूफी भरी बातें सुनकर बानी अपना सिर पीट लिया और थोड़ी चिढ़ते हुए बोली, शालू, सच में मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बेवकूफ हो। तुझे राघव को देखकर कौन सी एंगल से फूल बेचने वाला लग रहा है। बानी ये बात थोड़ा खींचकर बोली थी। वही शालू बानी की बात सुनकर आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। उसको ऐसे हैरान देखकर बानी आह भरते हुए उसे खींचकर डाइनिंग टेबल की ओर ले जाकर बिठा दिया। खुद वो भी उसके बगल में बैठ गई। शालिनी हैरान होते हुए बानी से पूछा, बानी, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। वो फूल बेचने वाला फूल वाला नहीं है। उसकी बात सुनकर बानी आंखें रोल करते हुए बस उसे ही घूरे जा रही थी। ऐसे घूरने से शालिनी सकपकाते हुए कहा, ओके ओके, मैं समझ गई। दोनों के बीच बातें ही हो रही थी कि तभी तेज और राघव दोनों ही डाइनिंग टेबल पर आ गए। वे चारों नाश्ता करने बैठ गए। तेजवीर नाश्ता करते के एक नवाला लेते हुए पूछा, वैफी, आज क्या प्रोग्राम है। आज तो संडे है। ये सुनकर बानी जो नाश्ता कर रही थी, तेजवीर की तरफ देखते हुए कहा, हबी, आज मैं और शालू, हम दोनों मिलकर शालू के लिए कमरा देखने जा रहे हैं। कल मंडे है, कॉलेज भी होगा, इसलिए आज ये काम करना होगा। ये सुनकर तेजवीर ने कुछ सोचकर कहा, तुम दोनों कमरा ढूंढ रहे हैं तो फिर मेरे पास एक सुझाव है। जैसे ही ये सुना, बानी और शालिनी दोनों ही उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। तेजवीर आगे कहा, आप चाहो तो फ्लैट में रह सकते हो। वो फ्लैट राघव की है और आपके कॉलेज के नजदीक भी है। आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनकर बानी और शालिनी बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हवाएं उड़ गई और परेशान होते हुए बानी की तरफ देखने लगी। बानी शालिनी की परेशानी समझ गई थी। वो तेजवीर से पूछा, लेकिन हबी शालिनी वहां कैसे रह सकती है, वो भी राघव के साथ। इतना ही कहना था कि तभी सभी भी कानों में जोर जोर से खांसने की आवाज आने लगी। तेजवीर, बानी और शालिनी अपनी नजरें उठाकर देखा तो राघव खाना खाते वक्त उसको खांसी आ गई थी। राघव जल्दी से सामने रखा हुआ पानी की ग्लास को उठाकर पानी पीने लगा। तेजवीर एक नजर राघव पर डाला, फिर बानी से आगे कहा, डोंट वरी, राघव उस फ्लैट में नहीं रहता। उसका एक बंगला है, वो वहीं पर ही रहता है। ये फ्लैट खाली है तो रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शालिनी थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, उस फ्लैट का रेंट क्या होगा। तेजवीर उसकी परेशानी अच्छे से समझ गया और वो बड़े ही आराम से कहा, उसकी कोई रेंट नहीं है, तुम्हारा कॉलेज खत्म होने तक आराम से रह सकती है। ये सुनकर वो बानी की तरफ देखने लगी। बानी आराम से बैठकर अपना नाश्ता करने में लगी हुई थी। बानी बिना देखे ही शालिनी से बोली, हबी ठीक कह रहे हैं। वैसे हॉस्टल में कमरा खाली भी नहीं है और बाहर ढूंढेंगे तो तुम्हारी बजट में नहीं मिलता है तो वो भी कॉलेज से बहुत दूर, इसलिए यही बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा मुझे लगता है। और पढ़ाई के लिए भी कोई भी परेशान करने वाला नहीं होगा। बानी की मुंह से ये सब सुनकर हाँ बोलने के सिवाय और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तेजवीर के तरफ देखकर हाँ बोल दिया। वही राघव, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो वो भी हाँ कह दिया। वैसे वो तेजवीर के सामने ना कैसे बोल सकता था, इसलिए हाँ कह दिया। ठीक है, शालिनी आज ही शिफ्ट हो जाएगी और मैं भी उसके साथ जाकर थोड़ा मदद कर दूंगी, बानी ने कहा। सबका नाश्ता हो जाने के बाद बानी और शालिनी दोनों अपार्टमेंट की ओर चली गई। वही तेजवीर और राघव अपने काम के बारे में डिस्कस करने स्टडी रूम में चले गए। बानी और शालिनी दोनों ही तेजवीर बताए हुए अपार्टमेंट में आ गए थे। ये अपार्टमेंट सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। 2 बेडरूम विद अटैच बाथरूम, एक बड़ा सा हॉल, एक ओपन किचन, बालकनी, सच में बहुत ही सुंदर अपार्टमेंट था। बानी और शालिनी दोनों ही बहुत खुश थे। अगर ऐसे घर को बाहर रेंट पर लेते तो बहुत ही महंगा रेंट पड़ता। इस वक्त शालिनी बिल्कुल भी सपने में नहीं सोच सकती थी कि इतना बड़ा घर को रेंट दे पाएगी। लेकिन हाँ, भविष्य में क्या होगा किसे पता। शालिनी अपनी चाची के घर में बचपन से लेकर आज तक एक छोटे से घर में रह रही थी। ये पहली घर था जो अब वो रहने वाली थी। कैसा लगा तुझे ये घर? जैसे ही शालिनी के कानों में ये आवाज पड़ी, उसने हंसते हुए बानी की ओर देखकर बोली, बहुत ही अच्छा। इतना कहकर वो दोनों हंसने लगी। तकरीबन 4-5 घंटे के बाद दोनों मिलकर सारा घर साफ सफाई कर दिया था। किचन का भी काम कंप्लीट हो गई थी।
शालू चलो, दोपहर भी हो गया है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, बानी बोली। अच्छा ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ, तुम थोड़ी देर आराम करो। वो इतना कहकर मुड़कर किचन की जाने लगी कि तभी घर का बेल बजी। ये सुन शालिनी और बानी एक दूसरे को देखने लगी। इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? शालिनी थोड़ी कंफ्यूज होती हुई बोली। बानी आगे जाते हुए कहा, वेट मैं देखती हूँ कौन है। बानी जाकर दरवाजा खोल कर देखा तो सामने तेजवीर और राघव को देखकर वो एक पल के लिए हैरान हो गई। आप दोनों यहाँ? बानी थोड़ी हैरान होते हुए बोली। तभी पीछे से शालिनी की आवाज आई, कौन है बानी? वो भी दरवाज के पास आकर देखा तो वो भी हैरान हो गई। हमें अंदर बुलाओगी या यहीं पर ही खड़ी होने दोगी? तेजवीर एक आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा तो वो दोनों हड़बड़ा गई। अरे नहीं नहीं, अच्छा अंदर आइए, बानी बोलने से पहले ही शालिनी उसे साइड करते हुए बोली। आखिर तेजवीर और राघव शालिनी के अपार्टमेंट में क्यों आए थे? इसके पीछे कोई कारण था या बस यूं ही आए थे? अरे नहीं नहीं, अच्छा अंदर आइए, बानी बोलने से पहले ही शालिनी उसे साइड करते हुए बोली। तेजवीर राघव दोनों ही अंदर आ गए, पूरे घर को देखने लगे। शालिनी बोली, आप बैठिए। ये सुनकर वो दोनों सोफे पर बैठ गए। बानी आगे आती हुई बोली, हबी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर तेजवीर ने कहा, तुमने अभी तक घर नहीं लौटी थी ना, हमें लगा तुम दोनों घर के काम में बिजी हो गए होंगे और खाना भी नहीं खाया होगा, इसलिए खाना भी लेकर आ गए। जब बानी और शालिनी दोनों ही राघव के हाथ में पकड़ा हुआ बैग को देखकर वो दोनों समझ गई। उसके हाथ से बैग को लेते हुई बानी बोली, अच्छा हुआ आप लेकर आ गए, आप भी बैठिए, हम खाना परोस देते हैं। जब बानी ये कह रही थी तब तेज की नजर हर तरफ थी, मानो वो हर तरफ अच्छे से चांद बिन कर रहा हो। बानी भी इतना ध्यान भी नहीं दिया था, वो सीधे डाइनिंग टेबल के पास जाकर खाना परोसने लगी और सभी खाने के लिए बैठ गए। इन्हीं बीच 2 दिन बीत गए। बानी कॉलेज के पढ़ाई में भी बहुत बिजी भी हो गई थी। वहीं दूसरी ओर कश्यप विला में महेश को पता चल गया था कि जो ड्राइवर बानी को एक्सीडेंट करवा के मरवाना चाहता था, खुद वही ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी मौत भी हो गई है। ये जानकर खुद महेश गुस्से से तिलमिला उठा। उसका घाटिया चाल नाकामयाब होता हुआ देखकर वो कैसे शांत रह सकता था। तभी रूपाली उसके पास आती हुई बोली, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? रूपाली की बात सुनकर वो कुछ नहीं कहा, एक नजर उसे घूरकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रूपाली अच्छे से समझ गई थी कि होना हो महेश परेशान होने की वजह बानी ही होगी। महेश से बिना कुछ कहे वो कमरे से बाहर आ गई। दूसरी ओर बानी कॉलेज खत्म करके शालिनी के साथ उसकी अपार्टमेंट की ओर जाने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई। बानी अच्छे से जानती थी कि ये आवाज किसकी है। वो थोड़ी चिढ़ते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वही इंसान था जो बानी ने सोचा था। बोलो, क्या बात है? बानी बेफिक्री से कहा तो सामने खड़ा इंसान गुस्से से उबलने लगा। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि पिया ही थी, जो अपनी दोस्तों के साथ खड़ी थी। पिया को इतना गुस्से में देख बानी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी बड़े ही आराम से अपनी दोनों हाथों को क्रॉस करके खड़ी थी। वही पिया को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था बानी को इतना शांति से खड़ी हुई देखकर। बानी, तुझे नहीं लगता कि आजकल तुम बहुत ज्यादा ही घमंड में आ गई हो? पिया की बात सुनकर बानी कुछ नहीं बोली, बस उसे खामोशी से देखे जा रही थी। पिया आगे बोली, खैर मुझे भी कोई शौक नहीं कि तुझ जैसे गंवार लड़की से मैं बात करने का, और तेरी उतना हैसियत तो है ही नहीं कि तू खड़ी होकर मुझसे बात करे। खैर यहाँ आने का रीजन ये था कि तुझे मॉम घर बुलाया है। ये सुनकर बानी थोड़ी सी असमंजस में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि रूपाली उसे घर क्यों बुला रही है। इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए बोली, ठीक है, कहकर वहां से चली गई। वही पिया गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। प्राइवेट विला में बानी अपनी कमरे में बैठकर कॉलेज का असाइनमेंट कंप्लीट करने में व्यस्त थी। तभी उसकी फोन पर महेश का कॉल आने लगा। बानी तो पहले पूरी तरह इग्नोर कर दिया। कुछ देर तक रिंग होने के बाद कॉल कट हो गया। दोबारा कॉल आने लगा। अब बानी भी बहुत ज्यादा चिढ़ गई और मन में बुदबुदाते हुई कहने लगी, अब इसे क्या हुआ है, बार बार कॉल क्यों कर रहा है? कहते हुए फोन को उठा लिया। बानी हेलो कहने से पहले ही सामने से महेश की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। बानी, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? अब इतना अकड़ किस बात की है? तुम भूल गई हो क्या बचपन से आज तक हमने ही पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है? हमारे एहसान भूल गई? अगर तुझे ऐसा लगता है कि हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, तुम्हारी दादी माँ के लिए तो हमारी बात मान लेती, लेकिन नहीं, तुझे प्यार करने का ये सिला दे रही है। इतना कहकर वो कुछ पल के लिए शांत हो गया और एक गहरी सांस लेकर फिर आगे कहा, देखो बानी बेटा, मैं जानता हूं कि तुम हमसे नाराज हो
और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है, तकलीफ दी है। लेकिन बेटा प्लीज हमें माफ कर दो, और तुम हमारी बड़ी बेटी हो। भले हम तुझे जन्म नहीं दिया लेकिन पाला तो जरूर है। तुम मानो या ना मानो, तुम अभी भी हमारे घर की सदस्य हो, बड़ी बेटी है आप। इन सारे बातें सुन एक पल के लिए उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये सब महेश अपने मुंह से कह रहा है। कहीं उसका दोबारा कोई चाल तो नहीं है। इन सारी बातों में वो डूबी हुई थी कि तभी इसकी कानों में दोबारा महेश की आवाज आई। बानी बेटा क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ तो बोलो बेटा। बानी को महेश की बातों पर ना ही विश्वास था और ना ही यकीन कर रही थी। अगर करती भी तो कैसे करती, ये वही इंसान है जो पिछले जन्म में उसकी जान ले ली थी। उन पर विश्वास करने का ही सिला था जिसे मैं अपनी जिंदगी खो दी थी। लेकिन अब इस जिंदगी में मैं दोबारा वही गलती नहीं दोहराऊंगी। मैंने शुरुआत में अपने आप से ही कसम खाई है कि इस दोबारा जिंदगी में मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। इन सारे बातें अपने मन में कहने के बाद वो महेश से कहने लगी, डैड आप ये कहिए कि आप क्या चाहते हैं। महेश ने जैसे ही ये सुना तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि बानी उसे डैड कहा था। उसने पिछले जन्म में महेश को डैड ही कहकर ही बुलाती थी, भले ही वो उसके साथ अच्छा किया हो या बुरा। बानी हमेशा उसे डैड ही कहती थी और रूपाली को माँ। लेकिन बानी महेश के बारे में सब कुछ जान चुकी थी और उसे भगवान ने दोबारा मौका दिया था जिंदगी जीने का, और वो इस नई जिंदगी में महेश को डैड नहीं कह पा रही थी। कभी अंकल कहती तो कभी डैड, और रूपाली को कभी माँ तो कभी आंटी, लेकिन ज्यादातर महेश और रूपाली को आंटी अंकल ही कह रही थी। जैसे ही महेश ने बानी के मुंह से डैड सुना, उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने खुशी से चहकते हुए कहा, बेटा मैं चाहता हूँ, मैं नहीं बल्कि हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिन के लिए घर आओ। वैसे तुम्हारी शादी के बाद तुम कभी घर नहीं आए। मैंने मिस्टर सिंह को इसके बारे में बता दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम घर आने के लिए कोई तैयार हो जाओगी तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज बेटा 1-2 दिन के लिए आ जाओ। ये सुनकर बानी कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से महेश की हुई बातों को सुनने लगी। क्या करेगी बानी? क्या महेश की बातें सुनकर घर जाने के लिए मान जाएगी? क्या इसके पीछे महेश का कोई चाल तो नहीं? बानी महेश की बातों को ही सोचे जा रही थी। तभी कमरे में आते हुए तेजवीर ने देखा कि बानी किसी सोच में डूबी है। उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। इतनी देर से सोच में डूबी हुई बानी अचानक से अपने होश में आए। फिर तेजवीर के तरफ देखते हुए बोली, आप कब आए? इतना कहकर वो अपनी सारी नोट्स को सिमटने लगी और एक जगह पर रखकर सोफे से अपनी पीठ टीका कर बैठ गई। तेजवीर ने कहा, क्या बात है, तुम किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? अगर कुछ ऐसा है तो मुझे बता सकती हो। उसकी बात सुनकर तेज के तरफ देखते हुए बोली, डैड मुझे घर बुला रहे हैं 1-2 दिन के लिए। अगर तू जाना चाहती है तो जाकर आओ, चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगा, तेजवीर ने कहा। बानी का मन तो था ही नहीं जाने का, लेकिन उसे जाना भी जरूरी था क्योंकि इसे महेश अगले क्या चाल चलने वाला है ये भी तो पता लगाना था। बानी बोली, जी मैं खुद चली जाऊंगी, आपका तो ऑफिस भी रहता है। उसकी बात सुनकर तेज बड़े ही आराम से कहा, ऑफिस का काम तुमसे बढ़कर नहीं है वैफी, मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगा। बानी ये सुनकर हल्की सी मुस्कुरा दी। रात बहुत ज्यादा होने के वजह से दोनों की जल्दी ही आंख लग गई। अगली सुबह तेजवीर जल्दी उठ चुका था और वो अपने स्टडी रूम में बैठकर ऑफिस के फाइल्स को बड़े ही ध्यान से देखे जा रहा था। तेजवीर के चेहरे पर गंभीर साफ नजर आ रही थी। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगा। तेजवीर एक नजर फोन के स्क्रीन पर डालकर जल्दी से फोन को उठा लिया। सामने वाला इंसान कहने लगा, बॉस वे लोग इस वक्त दिल्ली में ही है और उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई बड़ा प्लानिंग बना रहे हैं। तेजवीर अभी भी बस खामोशी से सामने वाले की बातें सुने जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी हाव भाव दिखाई नहीं दे रहा था। तेजवीर अपनी ठंडी लेकिन गहरी आवाज में कहा, बस उन पर नजर रखना। इतना कहकर वो कॉल काट दिया। वहीं ऊपर बेडरूम में बानी की आंखें अब जाकर खुली थी। उसने दीवार पर टंगी घड़ी को देखा तो वो एकदम से चौंक गई और जल्दी से उठकर बैठ गई। हे भगवान, आज इतनी देर कैसे हो गया? अपने जगह से उठकर बाथरूम की ओर चली गई। आधे घंटे के बाद बानी तैयार होकर नीचे आए। उसने जैसे ही सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी तभी उसके कानों में जानी पहचानी आवाज पड़ी। ये आवाज सुनकर बानी समझ गई कि ये लोग कौन है। उसने अपने नजर उठाकर देखा तो नीचे बड़े से हॉल में मिस्टर महेश और पिया दोनों ही बैठकर तेजवीर से बात कर रहे थे। पिया बीच बीच में तेजवीर को देखे जा रही थी। आज वो तेजवीर को इतने करीब और देर तक देख रही थी। जैसे जैसे वो उसे देखती उसका दिल जोरों से धड़कने लगता।
इतना हैंडसम चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला, ऊपर से अरबोपति, कौन सी लड़की अपनी पति के रूप में नहीं चाहेगी। खासकर पिया जैसी लड़की, तेजवीर जैसा पर्सनैलिटी वाला बंदे को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, चाहे वो सिंगल हो या मिंगल या शादीशुदा। अब इस वक्त उसकी आंखें तेजवीर को देखकर एक अजीब सी चमक थी, लेकिन सामने बैठा तेजवीर एक बार भी अपने नजर उठाकर देखा तक नहीं। इन सारी बातें सीढ़ियों पर खड़ी बानी बड़े अच्छे से नोटिस कर पा रही थी। उसी समय नीलिमानी भी चाय की ट्रे लेकर हॉल में आ गई। ये बात नीलिमानी भी भांप गई थी कि रिया के दिल में क्या चल रहा है। ये जानकर उसको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन में ही पिया को गाली देने लगी। लो, अब ये चुड़ैल भी रह गई थी मेरे प्यार पर बुरी नजर डालने के लिए। उसको ऐसे घूरता हुआ देखकर पिया नीलिमानी को अजीब नजरों से देखने लगी। सामने तेजवीर होने के वजह से वो कुछ नहीं कर सकती थी, वरना उसको ऐसे घूरने वजह से उसका आंखें ही निकालकर फेंक देती। बानी ये सब नजर डालकर उसके मन में तो बदले की आग जल रही थी। अपनी आंखों में दोनों के लिए नफरत लेकर उनके पास चली गई। बानी को आता हुआ देख अपने चेहरे पर स्माइल लेते हुए बानी को गुड मॉर्निंग कहा। बानी भी मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों के बीच इतना प्यार देखकर पिया का जलन साफ झलकने लगा। वहीं नीलिमानी का हाल भी कुछ अलग नहीं था। बानी बेटा, तुम आ गई, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, महेश ने कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बात बानी गुस्से में कही थी। वहां खड़े सभी को एहसास हुआ कि इस वक्त बानी कितने गुस्से में है। महेश ने जब ये सुना तो उसे थोड़ा असहज हो गया। हालांकि उसको भी अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से को अंदर ही दबाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। दूसरा कारण ये भी था कि वो तेजवीर के सामने ऐसे वैसे कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुप ही बैठा रहा। वो बानी बेटा, हम लोग तुम्हें घर ले जाने के लिए आए हैं। बानी कुछ कह पाती उससे पहले महेश आगे कहना जारी रखा। हाँ, मुझे पता है कल तुमने फोन पर क्या कहा था। तुम खुद आने वाली थी, लेकिन बेटा हम लोगों ने सोचा कि ये तो सही नहीं है। ससुराल से पहली बार बेटी मायके आती है तो मायके से कोई तो एक सदस्य आता है बुलाने के लिए, इसलिए मैं और पिया आ गए। महेश की बात सुनकर बानी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बस उसे ही घूरे जा रही थी। तेजवीर भी बड़े ही ध्यान से बानी को देखे जा रहा था। बानी को ऐसे चुपचाप खड़ा देख महेश और पिया दोनों एक दूसरे को देखने लगे। महेश पिया को आंखों से इशारा किया। पिया भी अपने डैड का इशारा समझ गई। वो भी बानी से बड़े ही प्यार से कहने लगी, बानी दी, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर जरूर नाराज होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ही नाराज किया है, हट किया है। मेरा गुस्सा तुम पर ही निकालती थी, लेकिन दी प्लीज तुम्हारी छोटी बहन को माफ कर दो ना, प्लीज। बानी को तो यकीन ही नहीं हो रही थी कि पिया उससे माफी मांग रही है। हालांकि उसे ये भी पता था कि ये सब पिया की चाल है। चलिए ना दी, घर कुछ दिन के लिए। पिया आंखों में आंसू लिए बानी का हाथ पकड़ते हुए बोली। पिया की ये ड्रामा बानी से और देखा नहीं जा रहा था। हल्के से अपना हाथ पिया के हाथ से खींचते हुए बोली, ठीक है, मैं चलूंगी तुम लोगों के साथ। बानी की बात सुनकर महेश और पिया दोनों ही खुश हो गए। बानी तेजवीर की तरफ देखा तो तेजवीर शांत से खड़ा था, थोड़ा परेशान भी नजर आ रहा था। बानी भी उसकी परेशानी भी अच्छे से समझ गई। अपनी आंखों से इशारा किया कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाए। ये देख तेजवीर भी हल्के से अपना सिर हिला दिया। मैं लगेज लाती हूँ। इतना कहकर वो एक नजर तेजवीर की ओर देखकर अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे तेजवीर भी चला गया। यहाँ नीचे महेश और पिया दोनों ही बानी को लेकर खुश थे। बानी कश्यप विला जाने के लिए अपना कपड़ा लगेज में डाल रही थी, तभी तेजवीर कमरे में आया। उसने देखा कि बानी के चेहरे पर मायूसी थी। ये देखकर उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, तुम इतनी मायूस क्यों हो? अगर तुम जाना नहीं चाहती तो मत जाओ, तेजवीर ने कहा। उसकी बात को सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं हबी, ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हारे बिना 1-2 दिन रहना पड़ेगा मुझे। अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी तो डैड को बुरा लग जाएगा ना। तेजवीर बानी को उसके कमर से अपनी ओर खींचकर उसे बड़े ही प्यार से देखने लगा। उसे ऐसे देखता हुआ देख बानी थोड़ी शर्माते हुए पूछा, क्या हुआ हबी, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो बस मेरी बीवी का ये खूबसूरत चेहरा देख रहा हूँ। ये सुनकर बानी और भी ज्यादा शर्माने लगी। तभी अन दोनों के कानों में पिया की आवाज पड़ी, बानी दी, कहाँ है आप? जैसे ही दोनों के कानों में पिया की आवाज पड़ी, वो दोनों थोड़ी दूर हो गए। तेजवीर के चेहरे पर पिया के लिए गुस्सा दिखाई देने लगा, क्योंकि उसके प्राइवेट मोमेंट में दखल जो कर दिया था। लेकिन तेजवीर उसे कुछ नहीं कहा। बानी की ओर देखकर, तुम तैयार हो जाओ, इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। बानी एक नजर पिया पर डाली, फिर अपना लगेज पैकिंग करने लगी। पिया बानी के पास आकर खड़ी हो गई।
और बड़े ही ध्यान से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। बानी आज लाइट पिंक साड़ी और डार्क पिंक ब्लाउज के साथ पहनी हुई थी। आज वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वाकई में शादी के बाद बानी बहुत ज्यादा बदल गई है, पिया मन में ही बुदबुदाते हुए बोली। पिया की हल्की सी आवाज बानी के कानों में तो पड़ी, लेकिन उसने क्या कहा ये समझ नहीं आया। उसने तुरंत पिया की तरफ देखते हुए बोली, हम क्या? कुछ कहा तुमने? पिया थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं। तो उसकी ऐसे बातें सुन बानी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अपना लगेज लेकर नीचे चली आई। वही पिया खड़ी होकर अभी भी पूरे कमरे को घूरे जा रही थी। उसकी नजर कमरे से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी बड़ी और आलीशान कमरे को बिना देखे रहना मुश्किल लग रहा था। पिया कमरे को देखने में इतना खो गई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि बानी कब का उस कमरे से जा चुकी है। नीचे महेश, बानी और तेजवीर तीनों ही पिया का इंतजार कर रहे थे। बानी और तेजवीर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर पिया कमरे में क्या कर रही है। वही महेश तेजवीर के सामने पिया के इस हरकत पर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में आया हुआ था और एम्बारेस भी हो रहा था। तभी तेजवीर नीलिमानी को पिया को बुलाकर आने के लिए कह दिया। नीलिमानी अपना सिर हाँ में हिलाकर ऊपर कमरे की तरफ चली गई। बानी उसे जाता हुआ देख रही थी। ऊपर से दिखने में शांत तो लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद सर्वेंट पिया को लेकर नीचे आ गई। महेश जल्दी से पिया से पूछा, पिया तुम आने में इतना देर क्यों लगा दी? मुझे माफ कर दीजिए, वो मैं वॉशरूम गई थी। पिया थोड़ा एम्बेरेस होकर बोली। ये देख, महेश बात को संभालते हुए कहा, हमें लगता है अब हमें चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर पिया हाँ में सिर हिला बानी के साथ जाने लगी। वही बानी तेजवीर को देखकर आंखों के इशारे से सी यू कहकर वहां से चली गई। दूसरी तरफ दिल्ली शॉपिंग मॉल में कई सारे लोग, छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग या कॉलेज टीनेजर, सभी लोग शॉपिंग करने में, खाने पीने में, कुछ गेम खेलने में। आज का भीड़भाड़ रोज के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही था। उसी समय एक आदमी जो देखने में हट्टा कट्टा, चेहरे पर हल्का सा दाढ़ी, सिर पर कैप पहना हुआ था और अपनी दोनों हथेली को जैकेट के जेब में डालकर तेजी कदमों के साथ मॉल से बाहर जा रहा था। बीच बीच में उसकी नजर आसपास के ऊपर भी रखी हुई थी। जैसे ही वो आदमी बाहर आया, वो सीधे बिना पीछे मुड़े ही चुपचाप आगे बढ़ रहा था। 200 मीटर दूर पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी। वो आदमी बिना देरी किए गाड़ी में जाकर बैठ गया। उस गाड़ी में तकरीबन 5-6 लोग बैठे हुए थे। उस ग्रुप में से एक आदमी जो देखने में मोटा, सिर पर बिना बालों वाला था, वो गंजा आदमी पहले वाला आदमी से पूछा, लुका हो गया काम? लुका ने हाँ में जवाब दिया। उसकी बात सुनकर गंजा आदमी ड्राइवर से कहा, चलो गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चले गए। जैसे ही वो गाड़ी आगे बढ़ी, वैसे ही पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। भयानक बॉम्ब ब्लास्ट के वजह से पूरा मॉल तहस नहस हो गया था। जगह जगह पर लोगों के लाशें, आग की लपटों से भयानक दिल दहलाने मंजर दिख रहा था। हर तरफ तबाही मची हुई थी। कितने मासूम लोगों की जान चली गई थी। आज का दिन लोगों के लिए काला दिन ही था। लोगों की लाशें को उठाकर ले जा रहे थे। मिलिट्री वैन बस में से कई सारे सोल्जर्स, ऑफिसर्स, पुलिस हर तरफ नाकाबंदी करके घेर चुके थे। मरे हुए लोगों की परिवार वहां पर आकर दर्द से चिल्ला चिल्ला कर अपने आंखों के आंसू से दर्द को बयान कर रहे थे। उससे ज्यादा तो लोगों के भीड़ गुस्से से पुलिस ऑफिसर्स पर चिल्ला रहे थे। कितने सारे छोटे बच्चे की लाशें आंखों के सामने देखना सच में बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहे थे। तभी एक गाड़ी रेड लाइट सायरन बजाती हुई तेजी से आकर बॉम्ब ब्लास्ट हुई जगह पर आकर रुकी। ये देखकर उनमें से 1-2 ऑफिसर भागकर आकर गाड़ी के पास रुक गए। उस गाड़ी में से 3 ऑफिसर नीचे उतरे। बीच में खड़ा ऑफिसर चेहरे पर गंभीर और डरावनी खतरनाक ऑरा लेकर खड़ा हुआ था। वो ऑफिस कोई और नहीं, एरिस सिंह, तेजवीर का बड़ा भाई ही था और उसके साथ 2 और ऑफिसर थे। उनके चेहरे पर भी सीरियस एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। एरिस बिना देरी किए वहां के आसपास का इन्वेस्टिगेट करने लगा। एक ऑफिसर जल्दी से एरिस के पास आकर कहा, चीफ हमें पता चला है कि 2 घंटे पहले मॉल के नॉर्थ साइड पार्किंग एरिया में हाई लेवल का बॉम्ब फिक्स करवा दिया था, जिस वजह से इतना बड़ा भयानक दुर्घटना घटी है। उस ऑफिसर की बातें सुनकर एरिस के चेहरे का एक्सप्रेस अभी भी वैसा ही था। एरिस यहाँ वहां देखकर अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, गो चेक आउट द सीसी कैमरा, हरी अप। वो ऑफिसर भागकर गया। उसके साथ 2 और ऑफिसर पीछे पीछे चल गए। लोगों के भीड़, ऊपर से मीडिया लोग, दोनों को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन सा हो रहा था। जितने भी ऑफिसर्स, सोल्जर्स और पुलिस वाले आए हुए थे, सभी लोग भीड़ और मीडिया को ही कंट्रोल करने में लगे हुए थे।
वहां पर पड़े हुए लोगों की लाशें को देखकर उसकी आंखें नम हो गई थी और साथ ही गुस्सा भी झलक रहा था, खास करके छोटे बच्चे। उन लाशों में 3 साल के बच्चे भी मौजूद थे, जिसे देखकर एरिस की सीने में दर्द करने लगा। इतना भयानक मंजर उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। एरिस कितने भयानक खतरों से भरा केस को हैंडल किया था, लेकिन आज पता नहीं क्यों दिल से कमजोर पड़ रहा था। शायद 3 साल आसपास के छोटे बच्चों की लाशें देखकर एरिस जितना भी खतरनाक गुंडों से लड़ा है, भयानक मिशन को अंजाम दिया है, लेकिन आज का जो केस था एरिस को कमजोर बना रहा था। वैसे एरिस कमांडो ऑफिसर्स के चीफ था, स्ट्रोक तो होना ही चाहिए। एरिस से हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर बहुत ज्यादा डरते थे। वही क्यों अंडरवर्ल्ड दुनिया के डॉन भी एरिस के साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि उसका और ही कुछ ऐसा था। आज का ये खबर पूरी देश में फैल गई। सब लोग हर घर में टीवी ऑन करके यही खबरें देख रहे थे। वही कश्यप विला में बानी भी यही खबरें देख रही थी। बानी ने जब ये खबर देख रही थी, उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ और सीने में दर्द महसूस कर पा रही थी। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ये नज़ारा देखकर घुटन सी होने लगी। सोफे के दूसरी ओर बैठे महेश, रूपाली और पिया ये देखकर उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन तीनों की ध्यान पूरी तरह से टीवी पर चल रही न्यूज पर ही था। बदलती हुई बानी के चेहरे का एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं था। तब उसको याद आया कि ये दुर्घटना तो उसके पिछले जीवन में भी हुआ था। बानी ये सोचकर वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगी। बानी, ये क्या किया तूने? आज का दिन तुझे याद क्यों नहीं आया? फ्यूचर में क्या होगा या क्या हो सकता था, ये तुम पहले से ही जानती थी ना? तो फिर इस दुर्घटना को टालने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? तुम सिर्फ अपनी मौत का बदला लेने नहीं आई थी, बल्कि इस तरह का भयानक घटना को टालने की और मासूम लोगों की जान बचाना भी तो था। लेकिन तूने क्या किया बानी? क्या किया? क्या मैं इतनी सेल्फिश हो गई थी जो मेरे मौत का बदला लेने की चक्कर में ये सब भूल गई? बानी आंखों में आंसू लिए अपने आप को दोषी मानने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि जब वो पुनर्जन्म लेने से पहले एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति उससे कहा था कि मैं तुम्हें वो शक्तियां दूंगा जो धरती पर बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए मददगार साबित होगी, और तुम्हें नीचे धरती पर जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये शक्तियों के बारे में तुम किसी को भी मत बताना, वरना मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे ही बानी के दिमाग में ये ख्याल आया, उसका चेहरा पीला ही पड़ गया। अपने आप को बहुत ही ज्यादा दोषी महसूस करने लगी। आज जो कुछ भी हुआ था, कहीं ना कहीं मेरी लापरवाही से ही ये सब हुआ है। दोषी महसूस करते हुए ही अपने मन में खुद को डांटने लगी। सच में बानी तो इतनी बेवकूफ, सेल्फिश लड़की कहीं नहीं देखा। भगवान ने तुझे दूसरा मौका दिया, वो भी कुछ शक्तियों के साथ, ताकि मेरे साथ दूसरों का भी मदद कर सकूं। लेकिन तूने क्या किया? सिर्फ पढ़ाई के चक्कर में तुम्हारा किस मकसद से पुनर्जन्म मिला है, मैं मकसद ही भूल गई। ना ही मैं महेश से अभी तक बदला ले पाई हूँ, और ना ही मैं अपनी शक्तियों के बारे में अच्छी तरह से जान पाई हूँ, और ना ही मैं लोगों की मदद कर पाई हूँ। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और मन में आगे बोली, सच में मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फिश लड़की हूँ, बहुत बुरी। काश काश ये टाइम कुछ घंटे पीछे जा पाता। काश मैं ये सब ठीक कर पाती। काश वो मासूम बच्चे बेगुनाह लोगों की जान बचा पाती। काश। वो इतना ही अपने आप को कोसे जा रही थी कि तभी अचानक उसकी आंखों के सामने सफेद रोशनी बिखर गई और हर तरफ सफेद रोशनी से भर गया। कुछ मिनटों के बाद बानी जब अपनी आंखें खोली तो वो फिर से चौंक गई। उसके चेहरे पर हैरान दिखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सपना है या सच। हर तरफ हैरान होकर देखने लगी। वो अभी इस वक्त तेजवीर के विला यानी उसके घर में अपनी बेडरूम में बैठी हुई थी। बानी अभी भी कंफ्यूज में थी और समझने की कोशिश करने लगी कि ऐसा कैसा हो सकता है। बानी हैरान इसलिए थी क्योंकि वो टाइम ट्रैवल से एक दिन पीछे आ गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपनी कॉलेज के असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि सामने टेबल पर उसके कुछ नोट्स बुक्स पड़े हुए थे, जिस वजह से वो अपनी एक दिन पीछे आ गई थी। वो इन सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। बानी, उसका नाम किसी ने पुकारते हुए सुना तो पहले बानी एकदम से चौंक गई। उसने तुरंत यहाँ वहां देखने लगी, लेकिन उसे उस कमरे में कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा उसे कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन वही आवाज दोबारा उसकी कान में गूंजा, बानी बानी। बानी थोड़ा हकलाते हुए बोली, कौन? तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने एक दिव्या रोशनी प्रकट हो गई। ये देख बानी समझ गई। उसने तुरंत हाथ जोड़कर बोली, दिव्य शक्ति। उसकी आवाज सुन दिव्य शक्ति सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, बानी ये आप क्या कर रही है? सच में आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। आपने 5 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिया।
और आज कालचक्र कोई दिन पीछे करना पड़ा हमें। अगर कल होने वाली घटना भयानक ना होता तो कालचक्र को कभी भी बदलता नहीं। ये प्रकृति के खिलाफ है, फिर भी मैंने किया। ये आखिर बार है बानी, तुम अपनी मकसद को कभी मत भूलना। तुम्हारा बदला लेने के साथ साथ दुनिया को खतरों से भी बचाना है। याद रहे, तुम्हारी सुपर पावर के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। बानी भी शर्मिंदगी से सिर नीचे झुकाकर माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए दिव्य शक्ति, मैंने 5 साल बर्बाद कर दिया, लेकिन अब नहीं, मैं अब मेरे हर मकसद, हर फर्ज पूरा करूंगी। लेकिन इतना कहकर वो चुप हो गई, क्योंकि आगे की बातें कैसे कहे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन दिव्या शक्ति को पता चल गया था कि बानी क्या कहना चाह रही थी। दिव्य शक्ति की आवाज आए, बानी तुम्हारी शक्तियों के बारे में खुद तुझे ही पता चल जाएगा, तुम बस अपना फर्ज और मकसद को याद रखना, तुम खुद ब खुद पता चल जाएगा। इतना कहते ही बानी के सामने से वो दिव्य शक्ति गायब हो गई। अभी भी बानी के चेहरे पर परेशान दिख रहा था, लेकिन अगले ही पल वो परेशान भी गायब हो गई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है, और साथ ही वो बुरी खतरनाक दुर्घटना अभी तक नहीं हुआ था। ये सोचकर वो एक राहत मिली और तुरंत स्टडी को छोड़कर अपने काम में लग गई। तभी बानी के फोन पर महेश का कॉल आने लगा। बानी जैसे ही महेश का नाम देखा तो उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि बानी को पता था महेश उसे कॉल क्यों कर रहा है। पिछले काल चक्र में भी तो यही दुर्घटना घटी थी। महेश उसे कॉल करके घर आने के लिए कहा था। इनफैक्ट महेश और पिया घर तक तो आ गए थे। ये सोचकर बानी उसका कॉल को इग्नोर कर दिया और वो जल्दी स्टडी रूम की ओर चली गई। यहाँ नीचे तेजवीर स्टडी रूम में बैठकर ऑफिस के काम में बिजी था। मतलब वो कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल के जरिए मीटिंग में था। उसके चेहरे पर गंभीर साफ नजर आ रही थी। तभी स्टडी रूम का दरवाजा धीरे से खुला। भले ही दरवाजा बिना आवाज के धीरे से खुली हो, लेकिन तेजवीर के कानों में दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी गई। उसने अपनी नजरें उठाकर दरवाजे की ओर देखा तो बानी धीरे से अपना सिर अंदर घुसाकर यहाँ वहां देखा तो कमरे के बीचों बीच रखी हुई बड़ी सी टेबल की ओर चली गई। सामने तेजवीर को देखा। तेजवीर भी बानी को देखा तो वो एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया और अगले ही पल अपने हाथों के इशारों से अंदर आने को कहा। ये देख बानी धीरे से चलकर वो तेजवीर के सामने खड़ी हो गई। आखिर क्यों आई थी बानी तेजवीर के पास? मीटिंग के बीच में दखल देने के वजह से तेजवीर गुस्सा हो जाएगा। क्या बानी अपना ये पहला मकसद पूरा कर पाएगी? तेजवीर अपनी नजरें उठाकर देखा जो चुपचाप उसके सामने खड़ी हुई थी। ये देख तेजवीर अपनी आईब्रो उचकाते हुए इशारों से कहा, क्या हुआ, कोई काम था? बानी भी अच्छी तरह से समझ गई कि तेजवीर क्या कह रहा है। वो भी इशारों से गर्दन हिलाकर हाँ कह दिया। ये देख तेजवीर जल्दी से लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देख कहा, ओके, मुझे विद इन 1 वीक में सारी रिपोर्ट्स चाहिए। इतना कहकर डायरेक्ट स्क्रीन पर चल रही कॉन्फ्रेंस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर जो 4 अलग अलग कंट्रीज के बेस्ट इंटरनेशनल आईटी कंपनी के सीईओ जो कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू तेजवीर के साथ मीटिंग कर रहे थे, वे लोग इतने देर तक अपनी सांसें थामी रखी हुई थी। अब जाकर उन लोगों को एक राहत मिली थी, वरना 2 घंटों से तेजवीर उन लोगों को अपनी खतरनाक ऑरा से बैंड बजाकर रखा हुआ था। वो लोग भगवान को याद करके अपना अपना काम करने चले गए। दूसरी ओर स्टडी रूम में तेजवीर अपना काम खत्म करके बानी से पूछा, हम अब बोलो वैफी, क्या काम था? कहते हुए बानी को अपनी ओर खींचकर गोद में बिठा लिया। बानी तेजवीर के गले में अपनी दोनों हाथों से कवर कर लिया। उसके होठों से हल्के से चूमते हुए बोली, वो हबी एक्चुअली छोटा सा काम था आपसे। हाँ बोलो वैफी, क्या काम था? तेजवीर बानी को बड़े ही प्यार से बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। वो मुझे आपकी लैपटॉप चाहिए थोड़ी देर के लिए, क्या आप प्लीज दे सकते हैं? वो क्या है ना हबी, मेरा लैपटॉप शालिनी को दे दिया है कॉलेज के असाइनमेंट कंप्लीट करने, लेकिन अब मेरे पास नहीं है, इसलिए थोड़ी देर के लिए आपके लैपटॉप दे सकते हैं। उसकी बात सुन तेजवीर उसको किस करते हुए कहा, 5 मिनट में मिल जाएगा। बानी उसकी बात सुनकर खुश हो गई। बानी को लगने लगा कि तेजवीर अब रोमांटिक मूड में है, लैपटॉप बाद में देने वाला है। ये सोचकर उसके गाल शर्म से गुलाब की तरह लाल हो गए। ये देख बानी भी तेजवीर का साथ देने लगी। दोनों की किस इतनी डीपली होती गई कि अब 5 मिनट की जगह 10 मिनट हो गए। अब बानी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ये देख तेजवीर उसे छोड़ दिया और बानी की सिर को अपने सीने से लगाकर और कसकर बाहों में भर लिया। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ये सुनकर बानी तेजवीर से थोड़ी दूर हो गई। तेजवीर बाहर खड़ा इंसान को अंदर आने के लिए कहा। वो इंसान जल्दी से अंदर आया।
बानी और तेजवीर राघव को देखकर शांत थे, लेकिन बानी थोड़ी कंफ्यूज थी कि इस वक्त वहां, और अगले ही पल वो शांत हो गई कि ये सोचकर कि कोई इंपॉर्टेंट काम के वजह से आए होंगे। राघव जल्दी से आगे आकर तेजवीर के हाथ में एक बॉक्स पकड़ाते हुए कहा, बॉस, आप जो कहते वो ले आया हूं। तेजवीर उस बॉक्स को अपने हाथों में लेते हुए कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ओके बॉस, कहकर वो बिना देरी किए वहां से चला गया। बानी ने थोड़ी कंफ्यूज होते हुए पूछा, इसमें क्या हबी? तुम ही खोल कर देख लो, तेजवीर बानी की ओर बॉक्स बढ़ाते हुए कहा। बानी जल्दी से उस बॉक्स को खोल कर देखा तो उसमें एक नया लैपटॉप था। ये देख बानी थोड़ा हैरान और खुशी से चहकते हुए बोली, अरे वाह, मेरे लिए न्यू लैपटॉप, और जल्दी से तेज के गालों पर किस कर दिया। उसे नहीं लगा था कि आज अभी उसे एक नया लैपटॉप मिलेगा। थैंक यू हबी, कहकर न्यू लैपटॉप ओपन करके देखने लगी। वही तेजवीर के चेहरे पर मुस्कान थी। बानी के सिर पर हल्की सी फेरकर अपना अधूरा छोड़ा हुआ ऑफिस के काम को पूरा करने लगा। उसके बगल में बानी भी लैपटॉप में अपना काम करने लगी। तकरीबन 1-2 घंटे बाद बानी बोली, हबी मेरा कुछ नोट्स कमरे में ही है, इसलिए मैं कमरे में जाकर आगे का काम करूंगी। क्योंकि बानी ये नहीं चाहती थी कि वो जो काम करना चाह रही है तेजवीर को पता ना चले, वरना उसे शक हुआ तो खाम का सावल करने लगेंगे। फिलहाल के लिए बानी ये सब नहीं चाहती थी। बानी की बात सुनकर तेज भी हाँ में सिर हिला दिया। यहां बानी कमरे में आकर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो कीपैड पर टाइप करती उसके मोबाइल पर महेश का कॉल आने लगा। ये देख बानी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपना काम करने लगी। बिजली जितनी रफ्तार उसकी उंगलियां लैपटॉप पर चलने लगी, लेकिन उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर टिकी हुई थी। आज बानी कुछ अलग ही दिख रही थी। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा गंभीर लग रहा था। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वही बानी है जो मासूम और प्यारी सी बानी है। आज उसका अलग ही रूप था। उसने पहले एक ईमेल आईडी बना लिया जो बहुत ही यूनिक था। सोशल मीडिया में आकर एक पोस्ट बनाकर और कुछ लिखकर पोस्ट कर दिया। फिर बिना देरी किए अपने बैग में से छोटा सा कीपैड मोबाइल निकालकर ऑन कर दिया। उसमें पहले से ही सिम डालकर रखी हुई थी। लैपटॉप में देखते हुए जल्दी से अपना काम करने लगी। एक नॉर्मल मैसेज करके एक नंबर पर सेंड कर दिया और तुरंत उसने उस नंबर को बंद कर दिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो इंसान मैसेज को देखने के बाद कॉल करेगा। दूसरी तरफ दिल्ली में मिलिट्री बेस में एक इंसान बार बार उस अननोन नंबर पर कॉल किए जा रहा था जो अभी अभी उसी नंबर से मैसेज आया हुआ था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि एरिस ही था। अपने डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर्स से मिलकर कॉल को ट्रेस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो बेसिक हैंड मॉडल मोबाइल था जो बहुत ज्यादा पुराना था। दूसरी उसका कोई फीचर्स नहीं था जिसे लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। तीसरी वो मोबाइल बंद था। एक ऑफिसर ने एरिस से कहा, कैप्टन, क्या ये मैसेज सच में असली है या कोई हमें बेवकूफ बना रहे हैं? उस ऑफिसर की बातें सुनकर एरिस कुछ पल के लिए सोचा, फिर कहा, नहीं देवेंद्र, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इंसान कोई झूठ बोल रहा है। लेकिन कैप्टन, अगर इस मैसेज में जो लिखा है वो सच निकला तो ये बहुत भयानक होगा। हजारों बेगुनाह लोगों की जान चली जाएगी, देवेंद्र ने कहा। अगर सच में ऐसा कुछ होने वाला है तो फिर शॉपिंग मॉल पर नजर रखेंगे। इतना कहकर एरिस कुछ ऑफिसर्स को मॉल के ऊपर नजर रखने के लिए कह दिया। आप सभी को मॉल पर बहुत बारीकी से नजर रखना है। छोटी सी छोटी कोई भी सुराग को हाथ से छूटना नहीं चाहिए, खास करके उस एरिया में जो बॉम्ब सेट करने वाले हैं। इस जगह पर आप किसी के नजर के सामने आए बगैर बहुत ही सावधानी से सेक्रेट तरीके से हैंडल करना। याद रहे, उस टेररिस्ट को शक होनी नहीं चाहिए। एरिस की बात सुनकर सभी ऑफिसर्स एक साथ बोले, यस कैप्टन। एक साथ सैल्यूट करके सभी ऑफिसर्स वहां से चले गए। क्या बानी इस बार बचा पाएगी बेगुनाह लोगों की जान? एरिस सभी ऑफिसर्स को शॉपिंग मॉल पर सीक्रेटली ये काम करने के लिए लगा दिया था। वे सभी ऑफिसर्स आज मिलिट्री यूनिफॉर्म के जगह डेली कैजुअल कपड़े पहनकर मॉल में चले गए, ताकि किसी को शक ना हो सके, खासकर दुश्मन को। अगर उन्हें पता चल जाता तो उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता। और दूसरी बात यह भी थी कि पब्लिक को भी भनक लगनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर पता चल जाता तो सभी लोग डर से यहाँ वहां भागना शुरू कर देते, जिससे दुश्मन भाग जाता। दूसरी भीड़ के वजह से कुछ लोगों को तो चोट लग जाती, इसलिए बड़ी ही सावधानी से ये काम करना पड़ रहा था। सभी ऑफिसर्स कानों में ब्लूटूथ लगाकर अलग अलग दिशा में चले गए। वही एरिस मॉल के सिक्योरिटी सिस्टम में बैठकर कंप्यूटर के स्क्रीन को देख रहा था। उसमें हर एक सेक्शन सीसीटीवी कैमरा के जरिए मॉल में हो रही हरकत पर नजर लगा के बैठा हुआ था। हर एक इंसान हर एक चीज पर बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था, ताकि कहीं उसकी नजरों से कुछ भी छूट ना जाए।
वही मॉल के बड़े से पार्किंग एरिया में दाहिने की ओर एक अंधेरे कोने में एक इंसान जो सिर पर कैप लगा के ब्लैक जैकेट पहनकर अपने बैग में से बॉम्ब फिक्स करने में लगा हुआ था। वो अंधेरा कोना इतना छोटा था कि 4 फुट का इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता था, सिर्फ झुक कर बैठना पड़ता। बॉम्ब फिक्स कर रहा वो इंसान और कोई नहीं बल्कि लुका था। बानी के पिछले जीवन में इस इंसान का नाम लुका ही था। उसका नाम तब पता चली थी जब बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद कुछ दिन बाद वो इंसान पकड़ा था। ये खबर पूरी देश में फैल चुकी थी, तब जाकर लोगों को पता चली थी, लेकिन इस जन्म में अभी तक किसी को भी पता नहीं उसका नाम क्या है। लुका बैठकर बॉम्ब टाइम फिक्स करने में लगा हुआ था। उसे भनक तक नहीं हुआ को कोई उसे देख रहा है। वही थोड़ी दूर दूसरे अंधेरे कोने में खड़ा इंसान लुका की हरकत देखकर जल्दी से ब्लूटूथ जरिए एरिस के साथ साथ बाकी सभी ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया। जब सभी ऑफिसर्स को ये खबर मिली, बिना देरी किए और बिना किसी को भनक तक ना लगे इतनी होशियारी से उस जगह पर पहुंच गए जहां देवेंद्र आने का इन्फॉर्म कर दिया था। यहां लुका जो बॉम्ब लगाने में बिजी था, अपना काम करते करते अचानक से वहीं रुक गया। उसके माथे पर हल्की सी पसीनों के बूंदें आने लगी थी। उसे भी अब एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ये देखकर वो ना आव देखा और ना ताव बॉम्ब को वहीं छोड़कर भागना शुरू कर दिया। ये देखकर छुपे हुए ऑफिसर्स भी उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। लुका को अब वो पकड़ लिया जाने वाला है, ये सोचकर लोगों के भीड़ में घुसने के लिए उस तरफ भागने लगा ताकि वो बच सके, वरना उसे गोली मारकर मार देते या फिर पकड़ते। लुका ये सोचकर लोगों के भीड़ के बीच जाने ही वाला था कि तभी अचानक से बिना आवाज के एक गोली आकर लुका के पैर पर लग गई, जिस वजह से वो वही जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो नीचे गिरा, सभी ऑफिसर्स आकर उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। हाथों में बंदूक लिए पीछे खड़ा एरिस जल्दी से आगे आकर उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया और बिना देरी किए उसे अरेस्ट करके वहां से ले गए। उसी समय पर वही 100 मीटर दूर पर ब्लैक कलर की गाड़ी के आसपास कई सारी पुलिस की गाड़ियां आकर रुक गई। बीच में खड़ी गाड़ी के अंदर 5 से 6 गुंडे लोग बैठे हुए थे और सभी को भी अरेस्ट कर लिया गया। उन गुंडे लोगों को पता नहीं चला कि अचानक से ये क्या हुआ। लुका के साथ साथ सभी गुंडे अब पुलिस ऑफिसर्स कैद में आ चुके थे। उन लोगों को बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के साथ जेल में बंद कर दिया गया। ऑफिस के कैबिन में बैठा एरिस अपने मोबाइल आई हुई मैसेज और मेल पर आई हुई ईमेल को देखे जा रहा था और सोचे जा रहा था कि आखिर ये इंसान कौन था जो उन लोगों को ये इन्फॉर्म देखकर उनकी मदद कर दी है, इतना भयानक घटना होते होते बचा लिया। एरिस ने ईमेल देखा जो द डार्क गोडलेवा नाम से आया हुआ था। एरिस ने वही ईमेल को पढ़ने लगा। खुद एरिस को पता नहीं कि ये ईमेल वो कितनी बार पढ़ चुका है। सच तो ये है कि इस ईमेल को बार बार पढ़ने का कारण है उसमें लिखा हुआ नेम और ईमेल नेम। ईमेल था thedarkgodleva@gmail.com और नाम था गोडिड मोराना। यही 2 इन्फॉर्मेशन बार बार पढ़ रहा था। मैसेज में तो वही सब कुछ लिखा हुआ था जो आज दुर्घटना होने वाली थी। एरिस एक तरफ उस इंसान का शुक्रगुजार था, वही दूसरी तरफ उसका पहचान को लेकर जानने की क्यूरोसिटी। तभी सभी ऑफिसर्स एरिस के पास आए। देवेंद्र एरिस से कहा, कैप्टन, इंक्वारीज के लिए आप नहीं जा रहे? ये सुनकर एरिस ने कहा, हाँ, लेकिन देवेंद्र, मैं ये सोच रहा हूँ कि उस इंसान को कैसे पता चला कि आज ये इंसिडेंट होने वाला है। ये खबर उसे कहाँ से मिली? कहीं वो इंसान इस गुंडे लोगों के दुश्मन तो नहीं है? वो भी किसी गैंग से तो नहीं आता? देवेंद्र ने कहा, कैप्टन, हमें ये नहीं पता कि उस इंसान को कैसे पता कि आज जो होने वाला था उसके बारे में, लेकिन एक बात तो पक्का जरूर पता है, वो इंसान ना ही गुंडे लोगों का दुश्मन है और नहीं किसी गैंग से आता है। अगर ऐसा होता तो वो भी यही चाहता था कि आज जो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाली थी वो हो जाए, लेकिन ये इंसान ने तो हर एक बारीकी सी खबर दी है हमें। देवेंद्र की बात सुनकर बाकी सब ऑफिसर्स भी एग्री करने लगे। एरिस भी देवेंद्र के कंधे को थपथपाते हुए कहा, एग्जैक्टली देवेंद्र, बिल्कुल मैं भी यही सोच रखता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसे पता चली कैसे। एरिस की बात सुनकर सब ऑफिसर्स भी सोच में पड़ गए। देवेंद्र ने कहा, वैसे कैप्टन, जो भी है वो इंसान हमारे लिए शुभ चिंतक ही था। हाँ देवेंद्र, तुमने सही कहा, वो इंसान हमारे लिए शुभ चिंतक ही था। कितने सारे बेगुनाह लोगों की जान बची है। अब चलो चलते हैं पूछताछ करने, एरिस कैबिन से बाहर जाते हुए कहा। उसके पीछे पीछे सारी ऑफिसर्स भी चले आए। दूसरी ओर मुंबई में यहाँ कमरे में बानी बड़े ही आराम से तेजवीर के गले लगाकर एक पैर तेजवीर के पैर पर पटकाकर छोटे बच्चे की तरह सोई हुई थी। तेजवीर उसे अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई उसकी फेवरेट टेडी बियर लेकर सोया हो। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सुकून की नींद अब जाकर उन दोनों को मिली हो।
तभी कमरे की दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तेजवीर, जो हमेशा जल्दी ही उठने वाला, आज 7 बजे तक सोया हुआ था। जैसे ही आवाज आई वो जल्दी से अपनी आंखें खोली और धीरे से आंखों को मसलते हुए कसमसाने लगा। तभी उसको एहसास हुआ कि बानी उसके गले से लगाकर सोई हुई है और अपने पैरों पर बानी की पैर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और नजरें उठाकर बानी को देखा तो उसको देखकर और भी ज्यादा प्यार आने लगा। छोटे बच्चे की तरह मासूम, क्यूट लग रही थी। सफेद बर्फ जितना गोरा रंग, बेदाग उसका चेहरा, गुलाबी होठ, लंबे काले बाल जो इस वक्त बिखरी हुई थी। ये सब देखकर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था और थोड़ा झुककर हल्के से उसके माथे पर किस कर दिया। तभी दोबारा दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ये सुनकर तेजवीर को गुस्सा आ गया। वो जाकर उस इंसान को कुछ कहता, तभी बानी कसमसाते हुए वो भी उठ गई और अंगड़ाई ली हुई बोली, गुड मॉर्निंग हबी। गुड मॉर्निंग माए जान, कहते हुए बानी के माथे पर फिर से किस कर दिया और जाकर दरवाजा खोल दिया। गुड मॉर्निंग माए जान, कहते हुए बानी के माथे पर फिर से किस कर दिया और जाकर दरवाजा खोला। सामने नीलिमानी को देखकर सख्ती में आ गया, लेकिन वो कुछ कहता नीलिमानी समझ गई कि उनके साहब गुस्से में है। उसने तुरंत सिर नीचे झुका लिया और थोड़ी हकलाते हुए बोली, साहब वो मिस्टर कश्यप जी और उनकी बेटी मिस पिया आए हुए हैं और नीचे इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर तेजवीर चेहरे की कोई हाव भाव नहीं बदला। ठीक है, तुम जाओ। ये सुनकर नीलिमानी एक नजर बेड पर बैठी हुई बानी पर डाली और तुरंत वहां से चली गई। तेजवीर बानी की तरफ देखा, वैर उसके पास जाते हुए पूछा, क्या तुम मिस्टर कश्यप से मिलना नहीं चाहोगी? बानी अभी बेड पर बिखरी हुई बालों को हल्के से बिखरते हुए उभासी लेने लगी, फिर एक गहरी सांस छोड़ते तेजवीर के बातों पर जवाब दिया, वैसे अभी मुझे कश्यप विला जाने का मन नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर तेरा मन नहीं है तो मत जाओ, लेकिन नीचे वे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, अभी के लिए तो जाना होगा, तेजवीर ने कहा तो बानी भी हाँ में सिर हिलाने लगी। आधे घंटे के बाद बानी और तेजवीर दोनों तैयार होकर सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आने लगे। पिया ने जब उन दोनों को आता हुआ देखकर अंदर ही अंदर गुस्से और जलन के वजह से तिलमिला रही थी। ये बात बानी भी नोटिस कर लिया था। जब महेश ने बानी और तेजवीर को आता देख उठकर खड़ा हो गया। हेलो मिस्टर सिंह, महेश अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। तेजवीर भी जस्ट फॉर्मल के लिए, वो भी शेक हैंड के लिए आगे लिए। महेश अंदर ही अंदर खुश हो गए, लेकिन वही तेजवीर का कोई भी हाव भाव नहीं बदला, बस अपनी ठंडी आंखों से उसे देख रहा था। वहीं पिया भी बेशर्मों की तरह तेजवीर को देख रही थी। इस बात का नोटिस ने कर लिया था। उसने अपनी गुस्से को शांत करते हुए बोली, बैठिए, क्यों खड़े हैं आप? बानी की बात सुनकर महेश और पिया वापस से सोफे पर बैठ गए। तेजवीर अपनी गहरी आवाज में महेश से पूछा, जी मिस्टर कश्यप जी, कहिए आप इतने दूर आने की तकलीफ क्यों की? आप फोन पर बता भी सकते थे। अरे नहीं नहीं मिस्टर सिंह, आप कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें तकलीफ होने वाली बात क्या है? मैं तो एक बाप हूँ, अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए मायके ले जाने के लिए आया हूँ। कभी बाप को बेटी के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होती, महेश ने कहा। उसकी बातों को तेजवीर बस सुने जा रहा था, उसने बीच में टोकने को जरूरत नहीं की। वही बानी अंदर ही अंदर गुस्से में बुदबुदाई, हाँ तकलीफ क्यों होगी मिस्टर कश्यप, आपकी बेटी को जिंदा रखने के लिए मुझे मारना तो चाह रहे हैं, तुम्हें कैसे तकलीफ होगी? लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम लोगों का पापों की सजा मैं बड़े ही आराम से दूंगी, बस आप इंतजार करना। तेजवीर और बानी को कुछ ना कहता देख थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे कहा, वैसे मिस्टर सिंह, शादी के बाद तो बेटी को मायके से कोई तो आते हैं बुलाने के लिए और कुछ रस्में भी होती हैं, उसे पूरा भी करना है। बस 1-2 दिन के लिए बानी को ले जाने चाहते हैं और आप चाहें तो आप भी आइए। उसकी बात सुनकर तेजवीर बानी की तरफ देखा, जो बड़े ही शांत से बैठी हुई थी। हालांकि बानी शांत तो दिख रही थी कि, लेकिन खुद बानी ही जानती थी कि वो कितनी गुस्से में आग बबूला हो रही है। तेजवीर बानी को ऐसे शांति से बैठा देख महेश की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर कश्यप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरी वाइफ आना चाहती है तो बेशक आप उसे लेकर जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुनकर महेश थोड़ा परेशान हो गया और वो बानी की तरफ देखने लगा। उसके मन में ये डर था कि कहीं बानी भी आने से मना न कर दे। आखिर शादी के दिन जो भी तमाशा हुआ था वो सब महेश और रूपाली के वजह से तो हुआ था। शादी के दिन सब मेहमानों के सामने बानी की बेइज्जती जो कर दी थी। खैर, बानी के लिए तो ये बस कहने की एक छोटा सा बहाना है। हकीकत ये थी कि यही कश्यप परिवार के लोग उसे जान से मार दिए थे। खतरनाक साजिश करके मार डालना, इससे भी बड़ा और क्या हो सकता है? बानी कुछ सोचकर उसने मुस्कुराते हुए तेजवीर से बोली, हबी।
पिया ने जैसे ही बानी के मुंह से हबी नाम सुना तो अपनी मुट्ठी जोर से कस ली, जिसे उसकी नाखून उसकी हथेली में गड़ गई। इससे साफ पता चलता है वो कितनी गुस्से में है। हालांकि वो अपनी गुस्से को चेहरे पर नहीं आने दिया, लेकिन अंदर ही अंदर बानी को टुकड़े टुकड़े कर देने का मंसूबा पा लिया था। पिया के कानों में दोबारा बानी की आवाज पड़ी, हबी, मुझे लगता है डैड के बात मान लेनी चाहिए। मैं घर जाकर आ जाऊंगी, आप मुझे लेने 2 दिन बाद आ जाएगा। बानी का मन कर रहा था कि तेजवीर को साथ में ले जाए, लेकिन वो ये भी जानती थी कि तेजवीर को घर ले जाना भी सही नहीं होगा। पहली बात ये थी कि उसका कमरा बहुत छोटा है, और दूसरी बात पिया हर दिन उसकी चाल चलती ही रहती है। हालांकि बानी ये भी जानती थी कि तेजवीर के सामने इन लोगों की कुछ भी नहीं चलता था, और मुझे कुछ होने भी नहीं देते थे, फिर भी वो तेजवीर को इन सब झंझट में घसीटना नहीं चाहती थी। ये उसकी लड़ाई है खुद की, खुद उसे ही लड़ना है। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजवीर की कुछ सच्चाई, या यूं कह लो कि कड़वी और खतरनाक सच्चाई जो तेजवीर से जुड़ा है, और उस सच्चाई के बारे में सिर्फ और सिर्फ बानी को ही पता है, और किसी को भी नहीं, खुद तेजवीर को भी नहीं पता। आखिर ऐसा कौन सा राज था तेजवीर की जिंदगी में जो खुद तेजवीर को भी पता नहीं, और सिर्फ बानी को भी पता है? कहीं बानी अपने जिंदगी के साथ साथ तेजवीर के जिंदगी के बारे में पता तो नहीं चला है? तेजवीर का गहरा राज में कहीं साजिशों से भरा पड़ा तो नहीं है? खैर, बानी मन में ठान लिया कि मेरे साथ साथ मैं तेज को भी कुछ होने नहीं दूंगी। कुछ भी नहीं। बानी तेजवीर की ओर देखते हुए फिर मन में बोली, हबी, कुछ ऐसे सच्चाई भी है जो आप नहीं जानते, इनफैक्ट कोई भी नहीं जानता। ये तो शुक्रिया भगवान का, पिछले जिंदगी में मरने के बाद और पुनर्जन्म होने से पहले मैंने तुम्हारे बारे में भी पता लगा लिया था हबी, लेकिन मैं इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। वादा है मेरा आपसे, और कसम है मेरा उन घाटिया लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कसम से। ये सोचते वक्त बानी की आंखें पूरी तरह से खून जैसा लाल हो चुकी थी। बानी तेजवीर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हबी, मैं घर जाकर आ जाती हूँ, आप मुझे ठीक 2 दिन के बाद आएगा मुझे लेने, ठीक है? बानी ने ये बातें कुछ इस तरह की थी, सामने बैठी पिया और दूर पर खड़ी नीलिमानी दोनों ही गुस्से से जल भुन रही थी। ऐसा नहीं था कि इसके बारे में बानी को नहीं पता है, वो दोनों के चेहरे पर जलन की भाव साफ देख सकती थी। तेजवीर बानी के सिर पर बड़ी ही प्यार से कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन तब तक तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? बानी हाँ में सिर हिलाकर अपना लगेज लेने कमरे में चली गई। बानी को यह भी पता था कि तेजवीर भी कमरे में आने वाला है, और हुआ भी वैसा। दोनों के बीच कुछ देर तक प्यार भरी बातें, रोमांटिक चलने वाला है, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वही बानी ये सब देखकर शर्मा रही थी। इन्हीं बीच बानी को यह भी मालूम था कि पिया किसी भी समय में इस कमरे में आने वाली है। बस और क्या था, सोचने भर की थी कि पिया कमरे में आकर दमकी। वैसे ये सारा नजारा कालचक्र में एक दिन पहले की हुई घटना थी, तो बानी को पता ही था, लेकिन बानी ये भूल गई थी कि कालचक्र सिर्फ और सिर्फ एक ही बार का था, जो कल खत्म हो गया है। अब वो दोबारा कालचक्र में जाकर कोई भी काम ठीक के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। बहरहाल बानी और तेजवीर वहां पिया को देखकर दोनों ही डिस्टर्ब हो गए थे। सबसे ज्यादा तो तेजवीर हो गया था। पिया ने जब बानी को तेजवीर के पास इतने करीब देखकर गुस्से में उसका मन करने लगा था कि जाकर बानी को कई सारे थप्पड़ उसके चेहरे पर कसकर दे मारे, लेकिन अफसोस वो ये नहीं कर सकती थी। अगर ऐसा करती तो वो तेजवीर नजरों में गिर जाती। पिया अभी भी बेशर्मों की तरह वही खड़ी देखकर तेजवीर बानी को तैयार होने को कहकर बाहर चला आया। वही बानी पिया को देखकर गुस्से में आ गई। पिया बानी को इग्नोर करके पूरे कमरे को देखने लगी। इतना बड़ा आलीशान कमरे को देखकर उसकी आंखों में चमक थी, साथ ही लालच, चालबाज साफ नजर आ रही थी। अगर तेरा कमरे को घूरना हो गया है तो चले, वैसे बेशर्मों की तरह दूसरों के कमरे को ऐसे घूरना नहीं चाहिए, बानी तंज भरे लहजे में कहा। ये सुनकर पिया का गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और वो गुस्से में आकर ये भूल गई थी कि वो इस वक्त कहाँ है। उसने बिना सोचे समझे बानी पर उठा दिया, लेकिन वो थप्पड़ बानी लगती उससे पहले ही बानी उसका हाथ हवा में ही रोक दिया और दांत चबाते हुए गुस्से में बोली, ये गलती तुम दोबारा मत करना, समझी? बानी की ये बात सुनकर वो हैरान, परेशान, साथ ही थोड़ा डर भी गई थी। उसे बानी से कुछ कहता नहीं बन रहा था, उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गया। ये देखकर उसका हाथ जोर से झटक दिया और थोड़ी चीड़ और गुस्से के साथ बानी बोली, अब चलो, फिर से बेशर्मों की तरह इस कमरे को देखते खड़ी मत हो जाना। इतना कहकर बानी अपना सामान लेकर पहले पिया को आगे चलने का इशारा किया। ये देखकर पिया गुस्से से तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई।
वहीं पीछे खड़ी बानी बस जलती हुई अपनी आंखों की अंगारों से उसे जाते हुए घूरने लगी। कुछ देर बाद महेश पिया बानी कश्यप विला के लिए निकल गए। बानी जाने के बाद तेजवीर अपना इम्पोर्टेंट काम करने स्टडी रूम में चला गया। अपना लैपटॉप ओपन करके सोफे पर बैठकर आज का मेल चेक करने लगा, साथ कुछ मेल का रिप्लाई करने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा। बिना देखे ही फोन को उठाकर तेजवीर ने कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक मिठी और प्यारी सी एक लड़की की आवाज आई, हेलो तेज, क्या आप बिजी है? अगर है तो मेरे लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। ये सुनकर तेजवीर के चेहरे का कोई हाव भाव नहीं बदला, बल्कि शांति से अपना काम करना जारी रखा। ये सुन वो लड़की थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, तेज, मैं यहाँ मुंबई एयरपोर्ट में हूँ, प्लीज मुझे लेने आओ ना। उसकी बात सुनकर तेजवीर ने ज्यादा कुछ नहीं कहता। अपनी ठंडी लेकिन गहरी आवाज में, ड्राइवर तुझे लेने आ जाएगा, बस 2 शब्द में ही कहकर बात खत्म करके फोन कट कर रख दिया। वो लड़की ये सुनकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। दूसरी ओर मुंबई एयरपोर्ट में वेटिंग एरिया में एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठकर अपना मोबाइल को घूरे जा रही थी और उसका ये खूबसूरत चेहरा उदास के कारण थोड़ा मुरझाया हुआ था, मानो उसे अपने फेवरेट चीज ना मिलने पर होता है। वो लड़की अपने आंखों पर स्पेट्स लगाकर पैरों पर पैर रखकर बैठी हुई थी। उसका ब्रांडेड कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि वो कितनी इन्फ्लुएंस बैकग्राउंड से आती है। उसने एक लाइट ब्लू कलर की मिनी फ्रॉक पहनी हुई थी। दूध जैसा सफेद स्किन, बड़ी बड़ी काले आंखें, पतली होठ जो हल्की गुलाबी रंग का लिपस्टिक लगाई हुई थी और कंधे तक उसकी सिल्की घने भूरे बाल, आंखों का मेकअप करके एक स्मोकी आई बनाया था। ये देख वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसके आंखों में एक अजीब सी चमक साफ दिखाई दे रहे थे। तभी एक ड्राइवर जल्दी से उस लड़की के पास जाने लगा। उस लड़की की पीठ ड्राइवर की ओर थी, जिसे ड्राइवर यहाँ वहां देखने लगा, मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। इतने देर से बैठी हुई वो लड़की अब उसका सब्र का बांध टूटने लगा था। अब उसके चेहरे पर धीरे धीरे गुस्से ने जगह ले ली, जो कुछ देर पहले शांत लग रहा था। वो लड़की गुस्से में बुदबुदाती हुई कहने लगी, व्हाट द तारांकन, ये क्या तरीका है तेज तुम्हारा? इतनी दूर से आए हूं और तुमने मुझसे नहीं मिलने आए, और वो तुम्हारा 2 टके का ड्राइवर वो भी लेट करने में हिम्मत कर रहा है। न जाने क्या आप में आप बड़बड़ाए जा रही थी कि तभी पीछे खड़ा ड्राइवर उसकी नजर सामने लेकिन थोड़ी दूर अपने तरफ पीठ करके बैठी उस लड़की पर पड़ी, जो कितने देर से बड़बड़ा रही थी। हालांकि ड्राइवर को नहीं पता था कि वो कितने गुस्से में है और आप में आप बड़बड़ाए जा रही है, क्योंकि उस लड़की की पीठ उस तरफ जो थी। तभी ड्राइवर को लगा होना हो ये वही लड़की है जो सर ने मुझे पिकअप करने को कहे थे। वो जल्दी से जाकर उस लड़की के सामने खड़ा हो गया। कौन थी ये लड़की? तेजवीर को कैसे जानती है ये लड़की?